आप सभी का हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और विशेषकर आज ब्रिगेडियर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमन सर। तो मैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं कि आप यहाँ जुड़े और आप लगातार जो है वो स्टूडेंट्स को, जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप गाइड करेंगे। हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में आने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद कि धैर्यपूर्वक आप लोग सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ब्रिगेडियर सर का मैं एक शॉर्ट इंट्रो दूंगा कि ब्रिगेडियर सर चूँकि अगर हम इनकी पूरी अगर लाइव देखें तो वाकई में सर ने एक प्लीज़ अपनी माइक ऑफ कर लें। राम राम जी, प्लीज़ अपनी माइक ऑफ कर लें सभी। तो मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमन सर का अगर परिचय दूं तो परिचय तो सर तो इतने नामी हैं कि हर जगह पे आपको, हर चैनल्स में भी बहुत जगह आपको दिखेंगे। और सर ने देश की सेवा लंबे समय तक किया है और साथ में सेवा करते समय भी बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त किया है। आज भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सर एक सदस्य के रूप में जाते हैं। तो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत सारे किए हैं कि कैसे उन्होंने पूरा देश का सेवा करते समय भी बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, तो उनसे भी आप आज अनुगत होंगे और अवगत होंगे। साथ ही आपको जो मार्गदर्शन हिस्ट्री आईएएस एकेडमी की ओर से बोला गया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में किस प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या तैयारी कैसे करें, उसके लिए सर गाइड करेंगे। तो ब्रिगेडियर विजय सागर धीमन सर चूँकि अपने आप में एक तो ब्रिगेडियर रहे ही हैं, साथ में एनसीसी के फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं और सर ने डॉक्टरेट की भी डिग्री हासिल की है और मतलब पीएचडी भी सर ने किया है। और लगातार सर देश की सेवा अपने विभिन्न जो है वक्तव्यों के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमन सर को आमंत्रित करूँगा कि सर अपना वक्तव्य के लिए। Thank you very much, Baiju ji. Thank you, sir. I'm really grateful that you invited me over to your academy. Before we begin, हमें क्या इंग्लिश में बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए? सर हिंदी में ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश बहुत सर। ओके, ठीक है, हिंदी में ही भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। एक बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके सोच रहे होंगे सर ये आदमी ने खुद को तैयारी नहीं करी, तो इसके कमेंट ठीक बात है। कितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, डू यू एग्री विद मी? यस नो, कोई तो बोले। क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट बी वंडरिंग, आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी खुद तो सेंट्रल सर्विसेज में इसने कभी भी अपियर नहीं किया और ये हमें सेंट्रल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बताने के लिए कहां से आ गया? इज द क्वेश्चन अंडरस्टूड? सर दिस इज नॉट द फैक्ट दैट अगर कोई इंसान उस चीज में न रहे तो उस चीज की जानकारी किसी न हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप मुझे प्लीज करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आज आपका गेस्ट हूँ और हिंदुस्तान की सभ्यता ये कहती है अतिथि देवो भव। ठीक है? नाउ व्हाई डिड आई से दिस? मैंने ये आपसे क्यों शुरू इस तरह क्यों किया? उसका कारण ये है कि हम लोग जो बच्चे हैं, आप लोग यूथ हो, जो अभी आपको थोड़ी देर में इसकी व्याख्या करूंगा। आप जो यूथ हो, मेरा ये जिंदगी में मानना है कि आप जो भारत का यूथ है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है और उसमें बहुत सारी गुणवत्ताएं हैं। और ये मैंने देखा है, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड आई हैव ट्रैवल्ड। वहाँ मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, देखा है। मेरी अपनी बेटी अब्रॉड है, वो ब्रेन ड्रेन की तरह नहीं है, वो किसी और तरीके से है। उसी तरह वेरी वेरी टॉप लेवल सीनियर साइंटिस्ट। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जो हमारा यूथ है, हमारा जो युवा है, उनके साथ एक बहुत कैंप समझते हैं सब लोग।
यदि कोई किसी को नॉमिनेट करिए तो कोई ये जो संवाद है इसलिए हो सकती है। मंदिर में ऐसा नहीं है आप कल या फ्रेंड्स को बोलेंगे मैंने भी कल सुनी तो हाँ नहीं। सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। प्लीज आप लोग, आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी माइक ऑफ कर ले। अनिल मौर्य जी माइक ऑफ करें, और भी मोहित सैनी, जितने भी लोग हैं, क्योंकि सर की आवाज उसी से कट रही है। तो सॉरी सर। आप अपना माइक ऑफ रखिए। हाँ जब आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं उस वक्त ऑन करके बोलिए। तो अभी दीपक जी आपको वॉइस ठीक से आ रही है? टाइप करिए आई कैन सी योर मैसेज। ओके, तो मेरा ये मानना है, गुड, मेरा ये मानना है कि ये मेरे भारत के जो युवा हैं उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम समझते हैं आप? घोटाला, ठीक है। मोहित सैनी जी, आप लोग इतने प्रतिभाशाली हैं। ये अभी मोदी जी की जो सरकार जो पिछली बार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, मोदी जी अभी जो इतनी अपने बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, ये जुमले नहीं हैं, ये एक्चुअल्स हैं। अगर भारत ने अंतरिक्ष में तरक्की की है तो हमारे युवाओं ने कराई है। आज कॉर्पोरेट में तरक्की हो रही है, हमारे युवा हैं। मेडिकल में है, हमारे युवा हैं। रेलवेज में है, हमारे युवा हैं। तो हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी है, जो शायद कल तक हमें नहीं मालूम था इसके बारे में। हम लोग हर चीज में फॉरेन साइंटिस्ट, फॉरेन एक्सपर्ट ढूंढते थे। अब वो जमाना चला गया। तो मेरा जो कहना है कि जो बाकी बच्चे हैं इनको अभी समझाने की जरूरत है। और मजेदार बात ये जो स्कैम है, ये आपके साथ कौन कर रहा है? कोई बता सकता है? हाँ जी दीपक जी, आपका मैंने नाम देखा था। ये जो फ्रॉड है आपके साथ कौन कर रहा है? नो आंसर्स? ओके, तो कट द स्टोरी शॉर्ट, हमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। ये और विद ड्यू रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स टू जिनके मैं नाम लेने वाला हूं, आप भी ये ना सोचिए ये आपके माता पिता फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, ये आपके टीचर्स फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, और ये अनचाहे तरीके से कर रहे हैं। ये करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको बचपन से क्या सिखाया गया है कि बड़े हो गए आईएएस ऑफिसर बनोगे। एम आई राइट मृत्युंजय? हाँ, गुड इवनिंग सर। एम आई राइट? आपको ये यस सिखाया सर, यस गया सर। कि आपने बड़ा अफसर बनना है और अफसर बनने के लिए Yes, sir. पढ़ाई करनी है, यही सिखाया है आपको। और पढ़ाई करने के लिए क्या करना है? नंबर लाइए, नंबर लाइए, नंबर लाइए, नंबर लाइए। यानी कि आप मार्क्स के पीछे, रट्टाफिकेशन करने के पीछे इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि आपकी जो एनालिटिकल सुध-बुध थी वो गुम गई है, मिटी नहीं है, वो गुम गई है। आपको इतनी सारी चीजें बता दी गई हैं कि आईएएस पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम होता है, इतना टफ होता है, बहुत मुश्किल है। यानी कि शुरू करने से पहले ही आपको बोल दिया गया कि भैया राह बहुत मुश्किल है, शायद असंभव है। आप में से आधे से ज्यादा लोग कहते थे 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया पर एग्जाम देने 4.5 ही आए, तो 1.5 लाख लोग कहाँ घूम गए? वो शायद कन्विंस ही नहीं थे कि यार फॉर्म तो भर दिया, क्योंकि सारे दोस्त भर रहे थे और मैं नहीं कर सकता। यानी कि पहले ही हथियार डाल दिए, लड़ाई लड़ने से पहले ही। एम आई राइट मृत्युंजय जी? हाँ, यस सर। ओके, तो मेरा जो सर मुझे बहुत हाँ जी बोलिए। सर मुझे सर आज बहुत बोलिए, 17 तारीख का, आज 17 तारीख का सर, 17 तारीख का बेसब्री से इंतजार था मुझे। चलो गुड गुड गुड। अभी हाँ, जो मैं क्योंकि आपको अभी आप पहले आप मेरी सुन लीजिए। अभी आज मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे में मैं आपकी अपनी जो टॉक है आपको 3 भागों में दूंगा। पहला भाग ये है कि वो जो मकड़ी के जाले आपने अपने दिमाग में आसपास बुने हुए हैं, ये बहुत टफ एग्जाम है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आईएएस टॉपर होता है आजकल की पूरे हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में किसी भी आईएएस टॉपर के नंबर 50% से ज्यादा नहीं थे, और आप वही हो जो अपने स्कूल कॉलेज में 12th में ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में 100% मार्क्स लेके आते हो। जब आईएएस के टॉपर की बात आती है तो ये यूपीएससी का आप पूछ लीजिए, मेरे ख्याल में 47.34% इज द हाईएस्ट एवर एग्रीगेट ऑफ अ टॉपर ऑफ आईएएस सेंट्रल सर्विसेज। तो इसका मतलब ये है कि वो 50% नंबर भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। फॉरगेट अबाउट क्लियरिंग द आईएएस। क्लियरिंग मिनिमम क्लियरेंस वाला तो 33%, 32% वाला है, वो भी क्लियर है सेंट्रल सर्विसेज में। अब ये अगर आंकड़े आप ध्यान से देखें
तो आपको पता चलेगा कि जो प्रेशर जनरेट किया था आपके माता पिता ने, या आपके आपके जो आसपास की एनवायरनमेंट है, या आपके आसपास का जो इकोसिस्टम है कि भाई पता नहीं क्या चीज है, देखो वो कितना इंपॉर्टेंट, कितना लायक लड़का था, वो नहीं हुआ तो तुम कहां से हो जाओगे, यानी कि तुम तो निकम्मे हो। तो आपके माइंड में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, आपकी साइकी में आपको पहले ही बता दिया गया, तुम्हारे दिल में डाउट है। 1% डाउट, 100% आउट, ये साइकोलॉजी कहती है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो एक क्रिया है वो कहती है, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं। वो मैं कभी आपको अगले किसी और टाइम पे अगर वैल्यूदी चाहेंगे तो हम उसके ऊपर भी आपको क्लास कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि जो आपने सेल्फ एफर्मेशन कैसे करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कैसे करना है। तो ये स्कैम है, इसकी वजह से मैं आपके साथ हूं, और मैं कोई भी काम करता हूं जो युवाओं के साथ, वो प्रो बोनो होता है या ग्रेटिस होता है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता इसके लिए। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ही आता होगा कि भाई तुम तो कभी लड़े ही नहीं, अपेयर ही नहीं करे सेंट्रल सर्विसेज में, और हमें कहां से व्याख्यान देने चल पड़े। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 11th क्लास के बाद, 12th क्लास का जब ये सिस्टम शुरू हुआ था तो मेरी पहली क्लास थी, तो आई अपियर्ड फॉर 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, one was joint entrance examination and second was national defense। और मैं joint entrance examination में I was AIR 2 1978, और NDA में I got through, so I chose to join NDA and not joint entrance अपना IIT। हालांकि मेरी फैमिली में मेरे दादाजी, पिताजी, मेरी बेटी सब इंजीनियर्स हैं, एंड टॉप लेवल इंजीनियर्स हैं, और फॉरेन क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, सबके सब। मुझे कहा मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, हालांकि मेरे भी फिजिक्स मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आते थे। नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होता था, शायद आज भी होता है, मेरे पास वो भी स्कॉलरशिप थी, आई फॉट दैट आल्सो, और मैं एनडीए में चला गया, मुझे फाइटर पायलट बनना। परंतु उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किए हैं आर्मी के अंदर। जैसे आपकी रेशियो जो होती है नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड वर्सेस नंबर ऑफ पीपल फाइनली सक्सेसफुल, दैट इज वैकेंसीज, वो सबसे कम रेशियो है एनडीए के एग्जाम की। ये आपके लिए बहुत हैरानी वाली बात होगी, ये सबसे कम रेशियो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। तो इसी तरह से आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आपके माइंड में है कि वाई मी के लिए मैं आपको थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा, ताकि आपको पता चले। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे जब मैं 16 साल की उम्र में, और मैंने वहां क्या हासिल किया उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मेरा जो जर्नी था वो आर्मी के अंदर चलता रहा। मैं फाइटर पायलट नहीं बन पाया, मैं आर्मी में चलता रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, कुछ जिनको फौज के बारे में मालूम है, हमारे कोर्सेज होते हैं, स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स। लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स है जब आपको टीचर बनाया जाता है आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर आप अफसर हैं, पर बेसिकली आप एक अध्यापक ही हैं, क्योंकि आपके पास जो टैक्टिक्स है, आपके जो वेपन्स हैं, आपने वो सिखाने हैं अपने जवानों को, और ये सब चीजें 2-3 साल 4 साल के बाद चेंज होती जाती हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो देखा जाए तो आप बेसिकली एक प्रोफेसर हैं, और फिर प्रोफेसर बनने के लिए जो प्रोफेसर ट्रेन द ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए आपके लिए हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इंडियन आर्मी आपको देती है, परंतु उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वैकेंसीज कम होती। तो मैंने वो कॉम्पिटिटिव 4 या 6 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, वो भी फौज में दिए। उसके बाद जब मैं फाइनली रिटायर होने वाला था, तो मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी का था 7 स्टेट्स का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, शिलोंग के अंदर। तो वहां पे मेरे पास 2 लाख कैडेट्स थे, और मैंने बच्चों के साथ खूब इंटरेक्ट किया, और वहां मुझे पता चला कि अपने भारत का जो यूथ है, युवा है, उनकी प्रतिभा क्या है। क्योंकि जो मेरी डायरेक्टरेट थी, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्टरेट, वो जब प्रधानमंत्री की रैली होती थी जनवरी में, जो आरडी परेड कैंप होता है, वो हमेशा उसमें लास्ट आते थे, यानी कि एक उनकी एक धरोहर थी कि उन्होंने लास्ट ही आना है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि ये बच्चे लास्ट क्यों आते हैं। तो मैंने उनके साथ मिलकर काम किया। मेरे नीचे बहुत सारे ब्रिगेडियर्स थे, कर्नल्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल्स थे, सिविलियन स्टाफ था, एएनओज थे, मेजर्स, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। वो मुझे बोले सर आप ऑफिस में बैठिए, आप बड़े अफसर हैं, ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है, हमें नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा तुम आराम करो, मुझे बच्चों के साथ चलने दो। तो वहां मैंने सीखा कि आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, आप नंबरों की भीड़ में इतना भाग गए हैं, और दाएं बाएं की इतनी बकवासबाजी आपने सुन ली है कि आपके दिमाग, जो आपका दिमाग है, फर्टाइल माइंड है। मुझे ये बताइए
एक टॉपर है, मान लो डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बड़े प्रतिभाशाली आदमी थे, उनके न्यूरॉन में और एक सड़क पे काम करने वाले मजदूर के न्यूरॉन में कोई डिफरेंट भगवान ने अलग अलग बनाए थे क्या? न्यूरॉन्स तो दोनों एक ही थे। अब इसका मतलब उनकी जो क्षमता है वो भी एक ही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो प्रधानमंत्री और दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री, एक इंटेलेक्चुअल और एक्सीलेंस, और वो बेचारा जो दिहाड़ी कर रहा है और अपना पेट पाल रहा है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने न्यूरॉन का इस्तेमाल जो है अच्छी तरह से किया, इस आदमी ने नहीं किया यानी कि शायद उसकी एनवायरनमेंट ने उसको नहीं करने दिया, या उसको वो पूरा टाइम नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी तक सबको क्लियर है? कोई पॉइंट या एवरीथिंग, एवरीबॉडी फील्स कि आई एम टॉकिंग सम ग्रीक? क्या मृत्युंजय अंडरस्टूड? मनीष, अनुपम, मृत्युंजय जी सर पूछ clear रहे हैं so कुछ, far? आप बोलिए। तो मेरा पहला जो Yes, फेज sir, है yes, वो था आपके निकाले जो है उनको निकालने का। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन मीन्स इट्स अ कॉम्पिटिशन, रेस है, वो हमें जीतनी है। तो अगर पहले ही घर में सोच लिया कि भाई ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, क्या करूंगा, वो तो पहले लड़ाई तो पहले ही हार गई ना। अच्छा, उसके बाद जब मैं निकला हूँ यहाँ से एडिशनल डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट से, आर्मी से रिटायर हो गया हूँ, मैं आया हूँ वाइस चांसलर गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब में, और वहां पे फिर मैंने यूथ से इंटरेक्ट किया है। वहां भी ये बोलते थे वीसी साहब तो ऑफिस में बैठते हैं, आप तो क्लासेस में घूमते हैं। मैं एक्चुअली क्लासेस में जाता था, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता था। उसके बाद फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में फैकल्टी था। तो ये सब करने के बाद इस दौरान पूरे सफर में मैंने 14 डेजर्टेशन लिखी हैं। आज मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, इंटरनेशनल लेवल का एक एनालिस्ट हूँ। 2 PhDs मेरी अपनी हैं, एक जम्मू JNU से और एक है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम अ पर्सन हु हैज फेस्ड लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है, हर एग्जाम की मोर और लेस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सेम है। सब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट बट प्रोसेस इज सेम। ऑलमोस्ट सारों के सारे में रिटन एग्जामिनेशन होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं। उसका स्कोप अलग हो सकता है, पर प्रक्रिया ये है कि वो सेम है। तो आज के इस लेक्चर में पहले मैंने आपको बताया कि आपने मकड़ी के जाले निकालिए, आपने आप पे विश्वास करना सीखिए। आप विश्वास करना सीखिए। अभी तक मैं आपको जो बोल रहा हूं एक किस्म का भाषण ही दे रहा हूं। अभी आपको मैंने कोई तथ्य वाली बात नहीं दी। मेरी अपनी बेटी ने मुझे एक दिन पूछा था, पापा ये जो आपको भाषण झाड़ रहे हो, ये तो सब बताते हैं क्या करो। हमें स्कूल में जब हमारे पास कोई 15 अगस्त पे फंक्शन होता है तो बाहर से कोई चीफ गेस्ट आता है तो वो हमें कहानियां सुनाता है, रानी की झांसी, तांतिया टोपे, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, नंबर लाने चाहिए, यही बोलते हैं सब। पापा क्या हम गिनी पिग्स हैं कि हमें कुछ भी बोल सकते हो आप? तो मैंने बेटा बोला, बेटा प्रॉब्लम क्या मुझे ये बताओ। पापा हर कोई बोलता है ये करो वो करो वो करो, पर कोई नहीं बताता कैसे करो। एम आई राइट अनुपम कुमार जी? यस सर। तो अभी आज मैं आपको बताऊंगा कैसे करो। आज मैं आपको जो अगले पहला चरण मेरा ये था, अगले में मैं आपको बताऊंगा रिटन एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करना है। फिर उससे नेक्स्ट फेज में मैं बताऊंगा इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है। तो आज मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जो एक जेनरिक होगा, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप कहीं पे भी जाए। तो पहले मैंने आपके पहले फेज में आपके मकड़ी के जाले निकालने, जो आप थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है। कुछ और भी नेगेटिव चीजें जो आसपास घूम रही हैं उनको वॉश ऑफ कर दें। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिटन का कैसे करना है, और इसके बाद हमने इंटरव्यू कैसे करना है। अच्छा, अभी मैं स्क्रीन पे खुशी कन्वर, आप अनम्यूट करिए जरा अपना माइक और वीडियो ऑन करिए प्लीज। अच्छा, शायद उन्होंने सुना नहीं। नीरज राणा है? अच्छा ओके, खुशी इज कम बैक या ओके। खुशी टेल मी, गुड इवनिंग, टेल मी कि आपके जो IAS का रिटन एग्जामिनेशन है वो क्या क्या उसके भाग हैं, क्या क्या पेपर्स हैं, जल्दी से बताइए। जैसे कि पहले तो प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, मेंस के 4 GS होंगे, ऐसे का होगा, और लैंग्वेज पेपर होंगे। पहले हमें बताइए प्रीलिम्स में क्या क्या, कैसे प्रीलिम्स के कितने पेपर्स हैं? 2 पेपर है, एक तो CSET का और एक GS का जनरल स्टडी। दोनों पेपर्स में क्या क्या है?
सी सेट में तो कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग आएगी और जनरल का आएगा, और उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल अभी मुझे ये होगा बताइए, उसका वो आएगा। आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है या करनी है? नहीं, अभी नहीं की स्टार्ट। अच्छा, नहीं की तो अच्छा है, नहीं की। अगर मोस्टली बच्चों ने कहना था हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और मैंने उनसे पूछना था सिलेबस बताइए, उनको सिलेबस नहीं मालूम है। 90% बच्चे 90% कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पहले सिलेबस ही पता नहीं है। मोमेंट यू स्टार्ट कि भाई मुझे तैयारी करनी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, पहले उसका सिलेबस जो है डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस आपको पता होगा तभी तो आप क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। और हम क्या करते हैं, आपने भी यही करा होगा मेरे ख्याल में, खुशी कन्वर ने, कि अपने दोस्तों से पूछा बताना यार कौन कौन सी कुंजियां मिलती हैं मार्केट में, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं, वो खरीद के घर में थब्बा लगा लिया टेबल पे और बैठ गए। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर उस थब्बे को देख देख के परेशान होते रहे, इतने ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इतना ज्यादा कैसे पढ़ाई होगी, कैसे। एम आई राइट? अपना माइक अनम्यूट करिए। यस सर। क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूं कि एक एवरेज बच्चा, उसकी क्या प्रक्रिया है, हाउ डज ही गो थ्रू और शी गोज थ्रू द थिंग मोशन। तो मेरा पहला यही था सवाल कि प्रिपरेशन करने का सिलेबस नहीं देखा हमने, वो डाउनलोड नहीं किया है मैंने सिर्फ अपने आसपास से, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी है, तो आसपास के बच्चों को पूछा है भैया मार्केट में क्या क्या, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत क्या है, पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको अभी प्रूव करूंगा। जरूरत नहीं है, वो आपको इतने 2.5 लाख रुपया देते हैं। हाँ बोलिए। कोचिंग तो एक बिजनेस है कि वो तो सेल्फ स्टडी से पढ़ना पड़ेगा, वो कोचिंग सेंटर अपना सिलेबस करके फिर भेज देंगे कि तो अपनी तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी सर। और कोचिंग सेंटर में भी 90% कोचिंग सेंटर्स आपको नोट्स पकड़ाते हैं, उससे ज्यादा कुछ करते हैं या कोई आपको वीकली टेस्ट की तैयारी करते हैं ना, यही करते हैं ना। अभी मेरी बात सुनिए, अगर ये तैयारी आप अपने आप खुद करें और वीकली टेस्ट आपको नेट के ऊपर, जब से ये एग्जाम शुरू हुआ तब के लास्ट क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आप उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते चलिए, तो आपको कोचिंग जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो कोई है आप में से ऐसा बच्चा जो मैंने अभी तक बोला उससे मतभेद रखता हो या कोई बेटर चीज कर सकता हो? कुछ चीजें आप अपना म्यूट करिए माइक, या कोई एनीबडी वांट्स टू से समथिंग टू दैट और वी गो फर्दर। हाँ क्या सर, क्या बोल रहे हैं? आप सुन नहीं रहे मेरी आवाज? हाँ सुन रहा आप सुन नहीं रहे? चलो कोई नहीं, मैं आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए, सिलेबस को सामने रख करके जब वो कहता है हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री में वो बताएगा क्या है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना भूल गया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो यूपीएससी के मेंबर हैं आज, और आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और मैं खुद जो जम्मू कश्मीर की पीएससी है उसका मेंबर नहीं हूं मैं। और जब वो इंटरव्यूज होते हैं, तो जब उनके पास मेंबर की शॉर्टेज होती है, तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करते हैं इंटरव्यूज लेने के लिए, क्योंकि मैं इंटरव्यूज का एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन की एक्रेडिटेशन है और मैंने काफी बच्चों को इंटरव्यू के लिए तैयार किया है, तो वो सब जानते हैं, तो वो मुझे इनवाइट कर लेते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए वहां। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, आपने जब खोला ये क्या नाम इसका हिस्ट्री मान लो अगर आपका सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर उसका सिलेबस दिया होगा, और जो लोग क्वेश्चन पेपर करते हैं यूपीएससी का, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है, और चेयरमैन जो अपने जो मेंबर हैं उनसे मेरी डिस्कशन चलती रहती है। आपको जान के हैरानी होगी, मैंने उनको पूछा जब पेपर सेट किया जाता है तो आप कौन सी बुक्स उठा के पेपर सेट करते हैं? आफ्टर ऑल जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है वो भी कहीं से करेगा ना, वो भी सिलेबस खोलेगा, वो भी कोई किताब देखेगा तो उससे हिसाब से सेट करेगा। तो मेरा सवाल था कि इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ये क्या स्कूल लेवल का है या कॉलेज लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का है, पीएचडी लेवल का है? क्योंकि ग्रेजुएशन इज द मेन व्हाट यू कॉल मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसका मतलब जो इस एग्जाम का जो स्कोप होगा वो भी ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। एम आई राइट? यस सर। ओके, तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे ये बताइए जब आप पेपर सेट होते हैं
तो आपकी पॉलिसी क्या कहती है, क्या गाइडलाइंस है एग्जामिनर को पेपर सेट करने की? तो उन्होंने मुझे जो बताया वो आपके लिए बहुत ही हैरानी वाली बात है। तो क्या हैरानी वाली बात है? मैंने बोला, वो कहते हैं जी हम जो इसका पेपर सेट करते हैं वो एनसीईआरटी की 9th 10th का सिलेबस है, उसके हिसाब से उनकी बुक्स के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। अब मजेदार बात देखिए, यही 9th 10th का एग्जाम में आप 100% टॉपर थे। आज वही क्वेश्चन आपके पास दोबारा आ रहा है एज ए सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो आपसे वो एग्जाम नहीं दिया था। अनुपम जी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? नीरज राणा यस सर। सहमत है जो बोल रहा हूं? अब ये क्यों हो रहा है? अब ये क्यों हो रहा है कि जो पहले आपने ऑलरेडी किया हुआ है, 90% से नीचे तो आजकल किसी के नंबर आते ही नहीं है, तो वही चीज दोबारा पूछी जा रही है, तो आप 30% 20% पे आ गए। ये कैसे हो गया? इसका कारण ये है, सबसे पहले था कि जब आप 9th 10th 11th 12th में थे, शायद आप ट्यूशन पढ़ते थे, पेरेंट्स आपको एनकरेज करते थे, आपके पास पहला ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल का बहुत अच्छा था, तो आप दिल में कॉन्फिडेंट थे कि मैं तो आई विल मैक्स द पेपर, 100% आएंगे ही आएंगे। परंतु जब यहाँ आए हैं तो कंपटीशन देख के आपकी सिट्टी पिट्टी गुम होगी, काबिलियत में कोई फर्क नहीं आया है। पहला कारण ये है। तो एक भावनात्मक तरीके से आप खुद को डिफीटेड महसूस करते हैं कंपटीशन शुरू होने से पहले। नंबर 2, शायद आपको मालूम नहीं था कि जो पेपर सेटर होता है वो 9th 10th के जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें से पेपर सेट करता है, और बाकी भी करता होगा। मैं नहीं कह रहा कि 100% वही है, बट मेजॉरिटी वो है। अगर आप पेपर उठा के देखें, कुछ याद करें, तो आपको याद आएगा कि हाँ यार ये तो पता था पहले, हम तो नई चीज नहीं है। तो उस पे दूसरा कारण ये था कि आपको पता नहीं था, और तीसरा कारण ये है कि आपने वो जो पढ़ा था जिसमें आपने 100% मार्क्स लिए थे, वो आपने घोटा मारा, वो आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं करी थी, अपना एनालिटिकल माइंड नहीं यूज किया था, आपने मगिंग करी थी, रॉट लर्निंग करी थी और नंबर लाए थे। रॉट लर्निंग में जो आप पढ़ते हैं रात को, वो आपके माइंड में जो कहते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो आप उस वक्त इमीडिएटली तो कर देंगे, मगर एक 24 घंटे के बाद वही चीज अगर आपको करने को कह जाए तो वो आपके पास 80% बचेगी, एंड विद इन 7 days यू विल हैव ओनली 20% लेफ्ट। और ये तो आप 4 5 साल 6 साल के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या बचा आपके पास? अब रिक्वायरमेंट ये है कि इसको हम कैसे दूर करें। जैसे मैंने बोला ना, क्या करना है ये तो बता दिया, पर कैसे करने का प्रोसीजर क्या है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा मुझे बताइए कि किनका माइक ऑन है? ओके, नीरज राणा, योर माइक प्लीज स्विच ऑन योर माइक। नीरज राणा, स्विच ऑन योर माइक। Yes, sir. Yeah, tell me how much is the time taken to prepare for IAS? आप कितनी देर पहले शुरू करते हैं? सर आवाज आपकी थोड़ा क्लियर नहीं आ रही सर। बैजू जी, अगर आवाज क्लियर नहीं आएगी तो फिर इसका फायदा क्या नहीं, हुआ? वो सॉरी नीरज, आपकी आवाज आ रही होगी। देखिए सर की आवाज तो आ रही है, क्लियर तो आ रही है कि नहीं, कि माइक तो ऑन नहीं है। सर की आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, तो शायद हाँ, नीरज की सर आवाज- बोलिए फिर से। ओके, सुनील बोलिए। सर क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो कितनी देर पहले शुरू करते हैं? अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो एडमिशन कितनी देर पहले होती है एग्जाम के? सुनील आतिश, प्लीज आंसर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई नहीं, जवाब दीजिए ना मेरे को। दीपक, सुनील, बताइए। नहीं मालूम? सर एक बार और बोलिए क्या पूछे सर? हाँ अंजलि बताइए। बैजू जी, कोई फायदा नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट इज द यूज? नहीं सर, कोई एक स्टूडेंट बोले। सर। दीपक, हाँ बोलिए। हाँ सर, 1 साल या 6 महीने पहले सर स्टार्ट करते हैं सर तैयारी। आप बहुत कंजर्वेटिव हैं। आप बोल रहे हैं 1 साल, लोग 2-2 साल लगाते हैं, 3-3 साल लगाते हैं। और 3 साल में क्या करते हैं? वो अपने जो किताबों का ढेर है अपने टेबल पर रख के उसको देख देख के रोते रहते हैं, क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, टेंशन दिमाग में, अननेसेसरी बोझ। और कई जो है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, कोटा शोटा में लोग इवन सुसाइड भी करते हैं। वो क्या है? दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। तो आपने स्ट्रेस को कैसे झेलना है
उसको झेलने के लिए आपने एक सिस्टमेटिक तरीका बनाना है अपनी तैयारी का। मैंने आपको बोला था कि पहले आप सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस सामने रखिए, उसको पढ़िए, स्टडी करिए, सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हेडिंग्स हैं, फिर उसका एक टाइम प्लान बनाइए कि इतने समय के अंदर 1 मंथ के अंदर मैं एक पेपर का पूरा नोट्स तैयार करूंगा। ये वही नोट्स हैं जो आपको इंस्टीट्यूट वाले भी देते हैं, और वो किस फॉर्म में देते हैं आप उसको देखिएगा। पहले आपने नोट्स तैयार करने हैं, ये प्रीलिम्स में वही काम आएंगे और आपको उसके बाद जब आप जाएंगे मेंस में वहां भी काम आएंगे। तो प्रीलिम बनाने, नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप नोट्स बनाएंगे। अभी नोट्स कैसे बनाने, नोट्स बनाने का क्या तरीका है, देखिए अल्टीमेटली मान लो आप अपने मेंस में बैठे हैं अभी, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो है कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर, यस सर, यस सर। और जो मेंस वाला है वो है ऐसे राइटिंग क्वेश्चंस, ठीक है? तो जो आपने ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन है, आप देखिए एंड में क्या चाहिए। ऐसे राइटिंग क्वेश्चन में आपके पास वो 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट है, और आपके पास कितने 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आंसर करने हैं। 20 क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपके पास 9 मिनट का समय है। 9 मिनट के समय में आपको थोड़ा सा कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि वो 9 मिनट के समय में जो 1 या 200 वर्ड्स में आपने जो आंसर लिखना है, वो आंसर को कैसे लिखना है, ये आप एंड में दिमाग में, माइंड में रखिए। और इसको मैं बताता हूँ इसका प्रक्रिया कैसे स्टार्ट करना। सबसे पहले जितने भी सिलेबस में जो जो चीजें हैं आप उनको नोट करिए, उनके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाते समय जो भी आपने ऐसे टाइप लिखा है, मान लो आपने हिस्ट्री में जैसे कोई 3rd बैटल ऑफ पानीपत है, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिए नहीं है और मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो 3rd बैटल ऑफ पानीपत है, तो बैटल कब हुई, कैसे हुई, उसमें अपोजिंग पार्टीज क्या थी, कौन कैसे कैसे लड़ा और फाइनल आउटकम क्या है। तो इस किस्म की कुछ हेडिंग्स आपके हाथ में आएंगी। जो सिलेबस का पॉइंट होगा वो हेडिंग्स को आप नोट करिए, फिर आप उनको हेडिंग्स को फिल करिए। तो ये जो आपने नोट्स बनाए हैं एक परमानेंट रजिस्टर पे रखिए, जिसको आप हमेशा रेफर करेंगे। ये आपकी एक किस्म की बाइबल बनती चली जाएगी। तो यानी कि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, 3rd बैटल ऑफ पानीपत की बात होगी, तो उसमें सारे के सारे आंसर इसी में मिलेंगे और वो हेडिंग वाइज लिखे हुए होंगे, वो हेडिंग वाइज लिखे होंगे विद अ कंप्लीट अकाउंट। बट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है पूरा ना पूछे, वो सिर्फ आपको पूछे कि बैटल ऑफ पानीपत में क्या टैक्टिक्स फॉलो किए गए थे। तो जो टैक्टिक्स वाली हेडिंग का जो होगा प्रोज, वो आपने उठा के वहां पे चिपकाना है, कट पेस्ट करना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हर एक सवाल को आपने नोट्स बनाने हैं हेडिंग वाइज। हेडिंग वाइज नोट्स बनाते चले जाएंगे। मेहनत लगती है, ये आसान काम नहीं है और बहुत ज्यादा लगेंगे, परंतु ये आपको अगर आप एक टाइम प्लान बना के उसके हिसाब से काम करेंगे तो ये एक टाइम बाउंड चीज मिलेगी जो आपने पूरे के पूरे सिलेबस को सेट किया सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में उसके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज। तो ये आपका एक किस्म का बाइबल तैयार हो जाएगा। आप इसमें हो सकता है 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, और ये आपकी जो है फाउंडेशन तैयार। जब आपका ये तैयार हो गया है, उसके बाद आपने इसी को लेकर के एक और सेट बनाना है सेम सब्जेक्ट, और उसमें सिर्फ हेडिंग्स होंगी, खाली हेडिंग्स होंगी। तो अब जब ये आपने इतना करने में आपको शायद 2 महीने और लग जाएं। अब 7-8 महीने की ट्रेनिंग में आपने जो अपने क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, वो आपके नोट्स रेडी हैं, आपकी बाइबल रेडी है। आपको ये नोट्स लेने किसी से लेके जाने की जरूरत है। नंबर 1, अब जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो पहले आपने अपनी बाइबल पढ़नी है। फिर उसके बाद मान लो अगर एग्जाम के 1 महीना या 1 हफ्ता रह गया है तो आपने सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ना है। मतलब कि जो तैयारी आपने मान लो एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं 100 पेज में, वो सिमट के रह गए हैं 20 पेज में, क्योंकि आपने खाली हेडिंग्स लिखी है। अगर हेडिंग के आगे क्या होता है आप उसको रेफर बैक कर सकते हैं जब आप रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिवीजन भी होती जाएगी और आपके दिमाग में जो आंसर्स हैं वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और ये आपकी रॉट लर्निंग नहीं होगी। यानी कि हालांकि इसमें भी काफी कुछ रहेगा, परंतु आंसर करने की बेटर पोजीशंस में होगी। तो ये आपका बेसिक्स तैयार होगा राइटिंग के लिए। उसके अलावा मान लीजिए आप ये शुरू किया आप लिखना, हफ्ते में आपने 1 दिन रखा कि उस दिन मैं सिर्फ
ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। और इस हफ्ते में मैं सुबह मॉर्निंग टाइम पे 3 आवर्स, इवनिंग टाइम पे 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा प्रीलिम का, और इवनिंग में करूंगा मेंस का। यहाँ पहले खाली प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, हम उसमें मेंस की खाली प्रीलिम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो तैयारी है मेंस और प्रीलिम्स की, ये इकट्ठी होनी है। अगर आप इसको सोचें कि पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, जब उसमें पास हो गया फिर मैं मेंस में जाऊंगा, तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और यही एक रीजन है बहुत बड़ा जो आपके इसलिए नुकसानदायक होगा। और फिर उसके बाद मेंस क्लियर होगा तो फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। ये सब चीजें साइमल्टेनियस चलनी, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू केवल 275 मार्क्स का है, तो इतना मायने नहीं रखता इंटरव्यू। परंतु जो रिटन है उसमें प्रीलिम्स और मेंस है, वो दोनों का सिलेबस इज मोर और लेस सेम। और इसमें मे बी प्रीलिम्स का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देयर इज अ लिटिल डिफरेंट, और जो पहला वाला पेपर है वो सेम सिलेबस है। सेकंड वाला रीजनिंग है, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो आपने उसके भी नोट्स वैसे ही बनाने हैं। उसके लिए जो बेसिक बुक्स का रिकमेंडेड बुक्स ये है, जो आपकी बेसिक 10वीं क्लास की किताबें हैं, आपने वहां से लेना है। और उसके बाद एक दिन मैंने रखा है कि आप हफ्ते में एक दिन आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं 3 आवर्स का, इन एग्जामिनेशन कंडीशंस, टाइम के साथ। चाहे आता है नहीं आता, डोंट वरी अबाउट इट। जब आप एक क्वेश्चन पेपर को लेंगे, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, मान लो 200 क्वेश्चंस आते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने आ रहे हैं, और उसके बाद जो आंसर्स गलत है वो भी आप रिवाइज कर रहे हो। चाहे उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपने शुरू नहीं भी करी है, और उस सब्जेक्ट का जो आंसर है वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है इन फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन पेपर्स। और इसमें से एक क्वेश्चन पेपर जो है एक दिन या आधा दिन रखिए आप, जब आप नेट के ऊपर ये जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेट के ऊपर फ्री आपको PDF डाउनलोड कराती हैं, वो सुनिए, वो देखिए, पढ़िए। फिर कुछ ऐसे IAS अकेडमीज हैं जो आपको क्या कराती हैं, ये अपना लेक्चर्स देती हैं, 370 के ऊपर लेक्चर है 2 घंटे का, उसको भी सुनिए। तो वो सुन करके आप अपने नोट्स बनाइए। तो आपने हफ्ते का जो टाइम टेबल बनाया है उसमें आपने 5.5 डेज आपने रखने हैं नोट्स बनाने हैं, जो टॉपिक वाइज मैंने बताया है। हाफ डे आपने जो आपने पढ़ना बुक्स में से, हाफ डे आपने रखना है जो आप ज्ञान लेंगे इंटरनेट से, चाहे वो वीडियो सुन के है या PDFs पढ़ के है। और जो 6th डे है, वो 7th डे इज प्योरली फॉर 2 टेस्ट पेपर्स अंडर एग्जामिनेशन कंडीशंस। इज दैट पॉइंट अंडरस्टूड? किसी को डाउट है इसके बारे में? दीपक जी बोलिए, दीपक लोढ़ा, आर यू देयर? दीपक, आज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। दीपक, नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। ओके नीरज, तो बताइए सवाल एक बार और रिपीट करके। देखिए आपको सुनाई नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। नहीं डाउट नहीं है इसमें। कोई आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मगर आप भी अपनी तरफ से बनाइए। 5.5 days फॉर योर सब्जेक्ट बुक, हाफ डे फॉर द इंटरनेट एंड 1 day फॉर द एग्जामिनेशन, अपना टेस्ट। ठीक है? यस सर, जी जी। ये रूटीन आपने बनानी है रिटन एग्जाम की। हर रोज आपने रात को 9 बजे वियॉन सुनना है। पहले पलकी शर्मा उपाध्याय होती थी, अभी वो चली गई हैं, बट उनकी जो खबर है, पूरे दुनिया की खबर है, हिंदुस्तान की भी और दुनिया की भी, उसके भी आपने टीवी पे बैठ के 1 hour टेलीविजन देखना है, उसके नोट्स बनाने। सेम तरीके से हेडिंग वाइज, जो मान लो न्यूज आइटम में कोई चीज बताई गई है, उसको आपने नेट पे सर्च करके उसको पूरा करना है। तो वो भी एक सेट ऑफ नोट्स आपके साथ बनेगा जो आपके करंट अफेयर्स में काम है। तो ये जो एक चीज आपकी है कि जो बेसिक बुक है सिलेबस की। सेकंड है, हाफ डे आपने यूज करना है इंटरनेट पे PDFs और वीडियोस वॉच करके। और हर रोज शाम को 9 बजे, अभी DD इंडिया जो न्यूज है, इंग्लिश न्यूज, वो भी बड़े अच्छे कार्यक्रम देता है, कनेक्टिंग द डॉट्स, ऐसे 2-3 उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको भी नोट करिए, उनका टाइम नोट करिए, और उनको ऐसे क्लास समझ के अटेंड करिए। जब भी मिलता है उसका टाइम बनाइए। तो इस तरह से एक हफ्ते की रूटीन आप तैयार करिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट 6 months यू विल बी फुली इक्विप्ड टू टेक एग्जाम। फिर आप बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था।
क्योंकि आपने वो नोट्स खुद बनाए हैं, रटा नहीं, उनको याद करने की कोशिश मत करिए। डोंट मेक अ मिस्टेक कि भाई इसको मैं अभी सारा रट लेता हूँ, यू विल बी वेस्टिंग टाइम। पर सिर्फ बनाते चलिए। मान लो आपके दिमाग में, जैसे मैंने बोला, पानीपत की लड़ाई का कोई क्वेश्चन आता है, अभी आपको याद नहीं है, लिखा तो आपने है, परंतु तो आपको मालूम है वो कौन से रजिस्टर में मैंने बनाया है और पानीपत वाला टॉपिक कौन से पेज पे है, उसकी चाहे इंडेक्स बना के रखिए। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आया, यार ये तो मुझे आता नहीं है, यहाँ मान लो आप टेस्ट पेपर ले रहे हैं, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, फिर उसका सवाल का जवाब नहीं आपको आता, तो आप जवाब खोल के रेफर कर लीजिए। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसमें आपके दिमाग में कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं आना है कि भाई मुझे नहीं आता, गलती होगी, मैं तो पढ़ लिया, नहीं, डजंट मैटर। 2-3 बार जब उसको रेफर करके ढूंढेंगे, वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, मेन एग्जाम में आपको याद रहेगा। आई कैन श्योर यू दैट। तो इतनी तैयारी आप करेंगे, तैयारी करने के लिए दोबारा रिपीट करता हूं, 5.5 डे फ्रॉम द सब्जेक्ट बुक, बेसिक बुक, एंड बेसिक बुक इज द 9th 10th क्लास एनसीईआरटी बुक्स। और उसके बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट बनाना, उनके सिर्फ हेडिंग्स की लिस्ट उसी में से, और उसके बाद हाफ डे में आपने पीडीएफ्स और इंटरनेट के वो जो वीडियोस हैं उनको देखना है, और 6-7वें दिन आपने 2 पेपर सॉल्व करने हैं, 3 आवर्स के, मॉर्निंग इवनिंग। और हर रोज शाम को बिना से आपने 8 से 9 बजे, सॉरी 9 to 10 चैनल है इंग्लिश की, उनका जो अटेंड करना है। और बीच में अगर कहीं पे आप न्यूज पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स हिंदू के हमारे टाइम में बड़े अच्छे आते थे, आज मुझे पता नहीं है, बट फिर भी आप कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ऐसी जो मैगजीन मार्केट में मिलती हैं, उनको लीजिए और नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। वो मैं अभी बताऊंगा, आंसर करने की टेक्निक पे जब आऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि नोट्स ऐसे बनाने क्यों जरूरी हैं। या दीपक बोलिए। सर जैसे आपने बोला डेली का, जैसे 5 डे का वो रूटीन बनाना है, बट सर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि रूटीन तो बना लेते हैं, उसको फॉलो अप करने में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कभी बीच में कुछ बरखा गया तो वो फॉलो अप नहीं हो पाता, तो उसको कैसे मैनेज करें? दीपक जी मेरी बात सुनिए, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आई एम सॉरी, शायद भगवान को भी मंजूर नहीं है कि आप कल किसी डीएम की कुर्सी पे बैठे। और अगर आपके दिल में लक्ष्य है तो 1000 मुश्किलें आएंगी, बट रिमेंबर, मुश्किलों का सामना करोगे ना तो भागती नजर आएंगी, मुश्किलों से भागोगे तो आपको भागना पड़ेगा। समझिए मेरी बात। और मेरी बात याद रखो, अभी आपने अच्छा सवाल पूछा, बहुत सही बोला। आप बॉक्सिंग की गेम कैसे बोलते हैं जानते हैं आप? बॉक्सिंग रिंग में एक आदमी को पता है कि भाई सामने वाला मेरे से तगड़ा है, वो मुझे हरा देगा, तो अब इस कमजोर बॉक्सर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो वो तो मारेगा, पॉइंट्स लेगा, और वो जो तगड़ा वाला है वो तो एक नॉकआउट पंच मारेगा ना, आपको गिरा देगा। तो आपने क्या करना है कि जैसे भी आप नीचे गिरते हो तो 10 सेकंड का टाइम देते हैं ना, 10 का काउंट होता है, तो जब तक 10 काउंट रेफरी करता है, आप उसको पूरे 9 काउंट तक पूरा का पूरा अपना खुल के सांस लीजिए और अपना रेस्ट कीजिए, और 10वें काउंट पे खड़े होइए। क्योंकि जब वो खड़ा हो जाता है तो वो हारा हुआ नहीं होता है, अगर वो खड़ा नहीं होता है तो हार जाता है। तो आपको 1 बार पंच मारेगा, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, 4 बार मारेगा, आप 3, 4, 5 बार गिरोगे। परंतु क्या एडवांटेज है कि हर एडवर्सिटी में आपने प्लस पॉइंट ढूंढना है। यहाँ क्या प्लस पॉइंट है? आपको 9 सेकंड का रेस्ट मिल रहा है, उसमें आप खूब लंबे लंबे सांस लीजिए। वो खड़ा होगा, उसको पता नहीं आप कब खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप 3 पे खड़े हो गए, 2 पे खड़े हो गए, वो यही सोचेंगे कि आप अर्लीस्ट खड़े होंगे, अगर आपको पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं है तो वो इसलिए वो रेस्ट नहीं करेगा, और आप रेस्ट कर रहे हैं, और वो आपसे तगड़ा है माइंड यू, शायद उसके पॉइंट्स भी ज्यादा हैं, तो आप 4, 5, 6 बार रेस्ट कर लेंगे, वो थक गया होगा और आप फ्रेश होंगे। नाउ यू गिव हिम अ फाइनल पंच, ही विल बी डाउन एंड ही विल नॉट गेट अप। तो ये जो सिमिली मैंने आपको दी है, आप इस टाइम को सेट करेंगे तो आप 1000 प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। मान लो आपके माता जी बीमार हो जाती हैं और आपको दवाई लेने जाना है, आधा घंटा वेस्ट हो गया, ठीक है, मैंने टाइम रखा था कि मैं 9 से शुरू करूंगा, 1 बजे तक मैं पढ़ूंगा, उसका 2 घंटे रेस्ट या खाना वाना, फिर 3 से लेकर 7 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 9 से 10 बजे तक मैं टीवी देखूंगा। अब इसमें आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया, तो मम्मी के लिए दवाई लानी थी। अब मैं नहीं बोल रहा कि मम्मी बीमार हो जाए दवाई लाने मत जाना, तो अगर आधा घंटा मेरा वहां वेस्ट हो गया तो मैं 9 से 1 नहीं 1:30 तक बैठूं, और मेरा जो 2 घंटे का रेस्ट है दैट इज कम डाउन टू 1.5 hours। Have I answered your question, Deepak?
सर थैंक यू सर। तो इस तरीके से ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सेट पीस, बट इस तरीके से 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी। आप अपना माइंड यूज करिए, बस सिर्फ एक ही लक्ष्य दिमाग में रखिए कि मुझे हर हालत में अपना जो टाइम मैंने देना है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उस टाइम में आपका एक सब्जेक्ट पूरा होता है, आधा होता है, कोई बात, क्योंकि मेरे पास समय तो खूब है ना। मैं सेंट्रल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल का समय है, 1.5 साल का समय है, 1.5 years, hell of a lot। इसमें मोस्ट ऑफ यू हैव फिनिश्ड योर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। आप शायद रिसर्च स्कॉलर्स हो, रिसर्च स्कॉलर 4 साल 5 साल चलता रहे, डजंट मैटर, बट IAS क्लियर हो गया तो दिस थिंग। एंड माइंड यू 21 साल में आप ग्रेजुएशन करते हैं, यू शुड बी एन IAS एट द एज ऑफ 22 एंड नॉट एट द एज ऑफ 28-29। मेजॉरिटी ऑफ दी बॉयज गर्ल्स वो आती है 28-29 पे, क्योंकि रगड़ा खाते खाते आते हैं धक्के में। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप बन जाएंगे। और इसीलिए क्या है कि जो 21, 22, 23, 24 साल का बच्चा भी IAS, IPS, IFS तैयार करता है, वो चीफ सेक्रेटरी बनता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। क्योंकि मेजॉरिटी आदमी जो है वो जब 60 साल की उम्र होती है तो वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक ही पहुंचे होते हैं। और अगर आपने PCS का एग्जाम देना है तो वो पता नहीं शायद सेक्रेटरी भी ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ना बने, क्योंकि उम्र नहीं उनके साथ होती। इसलिए ये ध्यान यही रखना है कि मुझे जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म होती है तो मुझे इमीडिएटली इसके अंदर डाइव मार देनी है। इसका मतलब जो आपने प्रेपरेशन करनी है, जब आपकी ग्रेजुएशन शुरू होती है उसी दिन से, मैं ये अभी 7 डेज का प्रोग्राम बता रहा था, सारा दिन। तो अगर 7 डेज का प्रोग्राम अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, जब भी आपको लगता है आप उसी वक्त ये वाले नोट्स बनाने शुरू करिए, ताकि जब तक आप ग्रेजुएशन खत्म करते हैं तो आपके पास ये नोट्स तैयार है, एटलीस्ट हाफ नोट्स तैयार है, आधे ही तैयार है, पूरे नहीं। क्योंकि वो जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में चुनोगे वही आपके सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आएंगे, तो उनके नोट्स तो रेडी रखो ना। धीरज, मैंने ठीक बोला है? यस सर। क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखते हो उन्हीं को चूज करते हो ना ऑप्शन में। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टूडेंट भी हो तो जो पढ़ रहे हो यही तो सिलेबस है आगे। जी सर। बस तैयार क्यों नहीं है? वहां तो आपने नंबर लिए हैं, पर यहां जब नंबर की बारी आई आपने वो पुराने वाले नोट्स भूल गए, या वो नोट्स को उस फॉर्मेट में नहीं लिखा जो मैं आपको बता रहा हूं। कि फॉर्मेट में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी जब आंसरिंग टेक्निक की बात करूंगा ना थोड़ी देर में, तो वहां पे आपको ही पता चलेगा कि ऐसे नोट्स बनाने से आपको क्या फायदा होने वाला। अच्छा, अभी आगे क्वेश्चन पेपर के आंसरिंग में हम बात कर रहे हैं मेंस की। अभी वहां पे आपने सब्जेक्टिव टाइप आंसर लिखना है। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि राइट अबाउट आर्टिकल 370। मुझे पता है कि अगर मैं आपको अभी बोलने को बोलूं तो आप शायद मेरे को 1 घंटे का भाषण दे दें 370 पे, या मेरे को आप लिखने को बोलूं तो शायद आप मेरे को 25 पेज का पेपर लिख दें 370 के ऊपर। मैं जानता हूं नॉलेज है आपके पास, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है ना। बट अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका क्वेश्चन पे जो है वो कितने नंबर का है, तो आपके पास उसके लिए 9 मिनट का समय है, ठीक है, और मार्क्स कितने हैं उस क्वेश्चन के? फिक्स्ड मार्क्स हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में दिया तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, और उसी आंसर को आपने 4 पेज में लिख के दिया तो भी मिलेंगे। अब ये बात जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपकी समझ में नहीं आई, आपको लगा कि ज्यादा एक्स्ट्रा शीट भरने से एग्जामिनर ज्यादा नंबर देता है। ठीक है ये नीरज? हाँ सर यही होता है। हाँ सर, यही होता है मैक्सिमम। अब देखो, अब मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर भी चेक किए हैं और इंटरव्यू भी करा है, और मैं खुद भी वैसे भी मैं बोला फैकल्टी रह चुका हूं यूनिवर्सिटी में, पेपर्स चेक करे हैं। मुझे ये बताओ, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी में? जैसे 50, 100, 100 पेपर्स चेक करने हैं। क्वेश्चन पेपर वही है, वही 20 सवाल हैं, और कितने क्वेश्चन पे आंसर पेपर है मेरे पास? 1000, 100। मुझे पैसे मिलते हैं चेक करने के, परंतु मुझे ये बताओ, अब एग्जामिनर की साइकोलॉजी देखो। जब आप एग्जाम के लिए चले हैं, एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी है? उसने देखा आपने 3 पेज लिखे हुए हैं। अगर आपको मैं एक ही क्वेश्चन पेपर दूं, आप एक ही क्वेश्चन दूं और 100 बंदों ने वो क्वेश्चन आंसर किया है, मैं आपको बोलूं इसको करेक्ट करिए। आप कितने भी ऑनेस्ट हैं, आप थक नहीं जाएंगे एक ही सवाल को बार बार पढ़ के? पढ़ सकते हैं इतना? हाँ नीरज, पढ़ सकते हैं? नो सर, इतना समय नहीं होता सर उसके लिए ना।
एग्जामिनर हाँ। क्या करता है, अच्छा 3 पेज भरे हैं, 10 में से 6 नंबर दे दो इसको यार। और अगर एक ही पेज कुछ नहीं लिखा तो 0 मार्क्स दो, 2 नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, क्योंकि पढ़ना संभव नहीं है। जिसने कॉपी चेक करनी है, आपकी नंबर देने हैं, उसके लिए पढ़ना संभव नहीं है। कोई भी टीचर कितना भी बोले, मैं कई अध्यापकों से मिला हूं, कहते हैं नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप तो फौजी हैं, आपको क्या पता पढ़ाना कैसे होता है, पेपर कैसे चेक करें। मैंने कहा जिस दिन से मैं पहले दिन सेकंड लेफ्टिनेंट गया था, आजकल लेफ्टिनेंट जाते हैं, उसी दिन से पेपर चेक कर रहा हूं मैं जवानों के। वही क्वेश्चन बार 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 आएगा, तो आपके पास पेशेंस कहाँ है, साइकोलॉजी कहाँ है देखने की। अब जो एक स्टूडेंट है, अगर उसको मार्क्स लेने हैं तो वो उस साइकोलॉजी के लेवल पे अपने एग्जामिनर की मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जब वो पढ़ रहा है, उसने आपकी हैंडराइटिंग पढ़नी है, और आपकी हैंडराइटिंग 90% केसेस में माशाअल्लाह है। ये ठीक है नीरज? हाँ सर, हाँ सर। तो आपकी मान लो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अब वो क्या करेगा, झक मार के पढ़ नहीं पा रहा, आपने कीड़े मकोड़े मारे हैं, क्वेश्चन को वर्ड्स को काटा है, फिर दोबारा लिखा है, फिर काटा है, तो कहेगा यार कहाँ फंस गया मैं, और समय उसके पास कहाँ है, और पैसे भी थोड़े से मिलते हैं, कोई ये नहीं कि हजारों रुपए मिलते हैं एक पेपर चेक करने के, तो वो क्यों सिर मारेगा आपके ऊपर। और अगर 1000 रुपए मिलते भी हो मान लो, तो इतनी ऑनेस्टी है किसी आदमी में, पेशेंस है किसी में। वो आपने सोचना है भाई, जो आदमी ये पेपर पढ़ रहा है उसकी मानसिकता क्या है, उसका जो हार्डवर्क आप करवा रहे हो उसको आप कम कर सकते हो। इसलिए जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उस क्वेश्चन आंसर को आपने स्ट्रक्चर करना है। और मैंने बोला, जब शुरू में मैंने आपसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट बोला था नोट बनाने के लिए, तो आपको बोला स्ट्रक्चरिंग करिए और हेडिंग्स लिखिए। तो अब यहाँ पे हेडिंग्स क्या बनानी, सबसे पहले ऊपर होगी इंट्रोडक्शन, डिपेंडिंग ऑन कितने वर्ड्स हैं उसके हिसाब से 1 या 2 सेंटेंस कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, आर्टिकल 370 में क्या क्या नुकसान हुए। तो पहले हमने उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है कि भारत की जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उन्होंने JNK को एक 370 दिया आर्टिकल कि आप अपना संविधान खुद बना सकते हैं, अपने मेज को खुद कर सकते हैं, छोटी सी 1 या 2 लाइन की, जिसका कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला उसके क्या अच्छे पॉइंट्स है, बुरे पॉइंट्स है। तो पहली हेडिंग हुई गुड पॉइंट्स, क्या होगी है जनरल, ये ऐसे ऐसे बोला अच्छे बुरे, गुड पॉइंट्स ABC, एक गुड पॉइंट अंडरलाइन, गुड पॉइंट अंडरलाइन, गुड पॉइंट अंडरलाइन, ABCD। और उसके बाद दूसरा बैड पॉइंट्स ABCD। और वो सारे के सारे हर एक गुड पॉइंट का, जैसे उसका अच्छा पॉइंट था, बैड पॉइंट था कि वो भारत में जो कानून थे वो लागू नहीं होते थे। तो हेडिंग बन जाएगी कि इंडियन लॉज पास बाय द पार्लियामेंट नॉट एप्लीकेबल टू JNK। उसके आगे 2 लाइनों में लिख दो उसका क्या मतलब। तो इस तरह से हेडिंग्स बनी हुई हैं, वही हेडिंग्स उठा के अभी आपने यहां ला दी। अब एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, मैं आपको 100% दे रहा हूं गारंटी, 100% मेरे से लीजिए। वो जब आपका पेपर देखेगा, वो अगर एक लड़के ने 3 पेज लिखे हुए हैं, 3 पेज पढ़ने में कम से कम उसको 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बजाय आपका 1 पेज का आंसर होगा और वो सारा हेडिंग वाइज होगा। वो आपकी हेडिंग्स देख के ही टिक करता जाएगा और आपको 10 में से 9 या 10 में से 10 नंबर। इज दैट पॉइंट करेक्ट नीरज? यस सर, यस सर। कोई और स्टूडेंट इसके बारे में कुछ बोलना चाहता है? यस। तो ये प्रक्रिया आपने कब शुरू करनी है? जब आपने पहली बार सिलेबस लिया, तब से ही आपने हेडिंग्स और स्ट्रक्चरिंग, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था, आप किसी भी किस्म के हेडिंग बताओ, मतलब जो पॉइंट कन्वे करना है वो ऐसे फॉर्म में लिखाने PhD का थीसिस होता है, ऐसे फॉर्म में लिखा होता है। मैंने भी जब पहली बार गया तो मेरे गाइड ने बोला सर ये हेडिंग्स हटा दीजिए, हमारा फॉर्मेट ऐसा नहीं है। मैंने ठीक है, आपकी मर्जी है, तो पढ़ना तो आपने है ना, मैंने तो लिख दिया, और मुझे पता है कि वो वैसा नहीं है। आप एक किताब भी उठा लीजिए, कोई बुक पढ़िए, तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें अगर वही बुक को आपने हेडिंग्स में डाल के लिखा हुआ है, वो फॉर्मेट नहीं हो सकता है, पर पढ़ने में आसानी हो जाएगी ना। दिस मे नॉट बी ए नॉर्मल ऑथर्स बुक फॉर्मेट। किताब मार्केट में नहीं मिलती है ऐसी किताब, पर जब मैं पढ़ने जा रहा हूं मेरे को तो उसका मीट मिल रहा है ना। जब मैंने किताब लिख करके आपने मेरी किताब को रेफर करना है, आपको मैंने समझाना है, वहां डिस्कशन इन्वॉल्व है, पर यहाँ तो पॉइंट ही इन्वॉल्व है ना खाली। इसलिए मैं खाली हेडिंग लेता हूं, उसके नीचे 2-3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करता हूं, खत्म करता हूं। समय भी बचा, स्पेस भी बचा, और क्वेश्चन पेपर भी पूरा हुआ, और एग्जामिनर जो देख रहा था
उसको भी चेक करने में मुश्किल से कोई टाइम ही नहीं लगता। वो खुश हो के आपको, अगर उसने वैसे ना आपको नॉर्मली 7 देने थे या 8 देने थे, अब वो 9 देगा या 10 देगा। और इस चीज की तैयारी कहाँ करनी है? जब मैंने पहली बार सिलेबस उठा के जो एनसीईआरटी किताब से इसके नोट्स बनाने शुरू किए, या मैंने किसी पीडीएफ या अपना क्या नाम इसका यूट्यूब का वीडियो देख करके नोट्स बना के रखे, उसी फॉर्मेट में रखे थे। और उन नोट्स में से हेडिंग्स को मैंने एक और बनाया था कि एग्जाम में अभी हफ्ता बाकी है तो मैंने खाली हेडिंग्स ही पढ़नी है। अब एक कोई हेडिंग पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया पता नहीं इस हेडिंग का क्या मतलब था, तो आई रेफर बैक टू द ओरिजिनल बाइबल जो मैंने लिख रखी। तो इस तरीके से मेरी ये मेन पॉइंट्स हैं कि मेरे को तैयारी कैसे करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने टाइम वेस्टर्स आएंगे वो आपको बहुत दिस्टिंग। और हर हफ्ते आप 2 क्वेश्चन पेपर ट्राई कर रहे हैं। अब आपकी तैयारी पूरी है। अभी आप चाहे किसी इसको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, क्योंकि जब आप ग्रुप में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपने 80% सब्जेक्ट ग्रैस्प कर लिया है अपने मेन किताबों से, कुछ 20% और चीजें हैं जो कहीं बाहर से आती हैं, वो आपको वैसे ही जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगी। वो चीज ट्रेंडिंग हो रही है, वो आपके साथ वाले बताएंगे भाई ये ट्रेंडिंग है, इसको भी ऐड करो, वो ऐड करिए। परंतु सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, ये यहाँ पे आपने जगह जगह से मटेरियल इकट्ठा करके आपने टेबल पे उसकी एक वो हीप बना के एक थब्बी बना के उसको देख देख के परेशान नहीं हो। इज दैट क्लियर? एनीबडी एल्स कैन आंसर? अनुपम कुमार, आपको समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो अभी मेरे ख्याल में हमें ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। बैजू जी कंटिन्यू रखें इंटरव्यू का, या इंटरव्यू के लिए अगले संडे को बात करें? सर जैसा आप जैसे आप नेक्स्ट टाइम अगर कहें। आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी माइक ऑफ। यस सर। सर अगर समय नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं, मेरे पास समय है, आप बताइए। सर थोड़ा सर एक बात पूछनी है थोड़ा। हाँ जी मित्तल जी बोलिए। बताइए मित्तल। हाँ सर, क्योंकि आप जम्मू में रहे हैं, एक तो जम्मू में जो लद्दाख एरिया में रहने वाले, वो सबसे फेवरेट IAS अफसर श्री विज्ञान सेंथिल के बारे में जानते होंगे आप? मैं जानता हूँ, आप बताइए। वो टूरिज्म सेक्रेटरी भी रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे हैं। हाँ बोलिए। वही पूछना था सर, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आप वहाँ से हैं तो। अच्छा, मुझे लगा कि आप कुछ और बोलने वाले हैं, मगर एक पॉइंट और मैं बता दूंगा। देखिए, मेरे जैसे हजारों लोग हैं ज्ञान बांटने के लिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सुनिए या मैं ही सही हूँ। मैं तो मैंने पहले ही माफी मांग ली थी कि अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलता हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स और टीचर्स स्कैम कर रहे हैं, तो कोई मुझे बुरा ना मांगे, मैंने माफी मांग ली है। उसी तरह से मैंने सोचा आप कोई नाम लेने वाले हैं किसी IAS ऑफिसर का जो अच्छा किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मेहनत सबने करी है और लोग सक्सेसफुल भी हैं, ठीक है? और मैं बोलूंगा वो तुक्के से सक्सेसफुल है, या शायद उन्होंने भी कोई एक प्रोसेस को फॉलो किया, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। जी। मैं नहीं मना कर रहा, हो सकता है शायद इसीलिए सक्सेसफुल है। मगर मेरा सवाल अभी भी यही आता है कि अगर IAS टॉपर है, अगर वो टॉपर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में 100% वाला था, तो इस IAS के एग्जाम में वो लेस देन 50% क्यों हो गया? ये सवाल मेरा यही है। और इसी पे जो मैंने रिसर्च करी है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 14 डेजर्टेशन लिखी है यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खुद भी पार्टिसिपेट किया है, अलबत्ता आर्मी के अंदर भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बाहर भी, ठीक है? तो उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे एक टेम्पलेट बनाना है, और वो इज वन सच टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को जब आप अपने पे लगाते हैं, आप इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम हमको पता है क्या करना है और कैसे करना है। अब हो सकता है हर एक बच्चे की कंडीशन अलग अलग है। अब मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास अपना खुद का पढ़ने का कमरा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब ये नोट्स बनाएंगे ना आप, ये हेडिंग्स वाले तो मैंने बोले हैं, तो इन्हीं नोट्स को बड़े बड़े चार्ट्स के ऊपर हेडिंग वाइज लिखा के दीवारों पे चिपकाइए। जब हम डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के एग्जाम देने जाते थे, तो हम अपने कमरे में, जो पढ़ाई का कमरा होता था, सारे नक्शे जो होते थे हमारे उस पर लगते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो लिखे रहते थे, ताकि जब अंदर बाहर आते जाते आप गलती से भी नजर मारे तो आपको सामने नजर आए, तो वो चीजें आपके दिमाग में जाती हैं। एंड मोर स्टिल, अगर आप थोड़े से IT सावी हैं
तो ये नोट्स बनाने के बाद मैं आपको बोलूंगा आप इसका नेट पे जाके माइंड नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप्स आपके पास लैपटॉप पे तैयार है, आपके पास माइंड मैप्स लैपटॉप पे है, वही माइंड मैप्स आपके नोट्स बने हुए हैं और वही आपके हेडिंग्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना जो सर्कल आप बढ़ाते जाएंगे, यानी कि दिन में अगर चलिए 18 घंटे है तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़िए यार, 6 घंटे सोइए। नींद कब से कब तक है, खाना क्या है, पानी बहुत पीना है, ये चीजें भी एक सब्जेक्ट हैं। ये किसी दिन डिटेल में अगर आप बैठे, अगर आप मेरे को 3-4 दिन लगेंगे आपको ये सारा प्रोसेस समझाने में। तो इस तरीके से आप अपने हर चीज को मॉडिफाई करते जाइए अपनी कंडीशंस के हिसाब से। एम ये है कि कोई भी मुश्किल आएगी, क्योंकि हर एक आदमी की मुश्किलें अलग अलग हों, किसी के पास कमरा घर में अलग नहीं हो सकता है। मैंने देखा बच्चे 3 की छतों वाले कमरे में कपड़े लटके हुए हैं, वहां पे किसी के वहां बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। लैब पोस्ट पे पढ़ाई करने वाले बहुत लोग हैं, और कुछ जो जिनको थोड़े लकी हैं दुनिया में, भगवान के साथ ज्यादा है, उनके पास अपना कमरा है। तो अपने कमरे में श्रीदेवी की और उसकी फोटो लगाने के बजाय आप ये चार्ट्स बना के अपने कमरे में चिपकाइए पूरे आगे पीछे, पता लगे कि पढ़ाई वाला कमरा है। ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन ऑन, ऑपरेशन क्लियरिंग सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम, माइंड मैप्स, हेडिंग्स और क्वेश्चन कैसे लिखना है। हैंडराइटिंग इंप्रूव करिए, कैलीग्राफी की किताबें लीजिए, हैंडराइटिंग इंप्रूव करिए। और अगर हैंडराइटिंग वैसे इंप्रूव नहीं हो रही तो आप अपने जो राइटिंग है उसके फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, जब लिखते हैं तो बड़ा बड़ा लिखिए। शीट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी, बड़ा बड़ा लिखिए, वो पढ़ने में आसानी होती है। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने एड्रेस करना है, चाहे वो किसी किस्म की भी डिफिकल्टी है उसको आपने एड्रेस करना है, ना कि उससे भागना है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम मिलती है उसको नोट करिए इमीडिएटली, भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। आप अपने आप को सुधार तब पाएंगे, पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं मुझे सब आता है, मुझे नहीं पूछने तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इम्प्रूव करना। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आप सोचेंगे। अब सोचना क्या है, वाई, ये नहीं कि भाई मेरे मामा पापा के पास पैसे नहीं है तो मैं ना ट्यूशन नहीं लेके जा सकता या मैं किताबें नहीं खरीद सकता। आप सोचिए हाउ, किताबें नहीं खरीद सकता, किसी लाइब्रेरी का मेंबर बन सकता हूं मैं, या किसी दोस्त का कोई लाइब्रेरी का मेंबर है उसको बोलो यार मुझे अपनी किताबें ड्रॉ करवा के दो, तो पैसे नहीं खरीदने के लिए। कंपटीशन मास्टर सक्सेस मैं नहीं खरीद सकता, बाजार से न्यूज़पेपर रोज नहीं ले सकता मैं। हम 4-5 बंदे मिलके लेते हैं ना एक मैगजीन, तो फिर वो मैगजीन आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी मुश्किल आए उसको आप हाउ करके सोचोगे तो उसका कोई ना कोई हल जरूर मिले, 100% मिले। एज लॉन्ग एज आपका मेन जो पर्पस है कि मुझे पर्पस क्या है, आई हैव टू गेट मार्क्स ऑन दैट पेपर, 100% मार्क्स नहीं, मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं वो मकड़ी के जाले हटाने हैं। इवन इफ यू गेट 50% मार्क्स यू आर अ टॉपर है। अच्छा, उसके बाद बड़े सारे लोग आपको बताएंगे, इवन जो टॉपर होंगे वो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, हर शो में जाना है, हाँ जी बताइए आपने कैसे किया, वो फिर अपनी कहानियां सुनाते हैं। याद रखना, जो जीता वो सिकंदर, उन्होंने जो बोला मुंह से वो गॉडफुल ट्रूथ हो जाता है। लोग तालियां बजाते हैं और आप यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं बैठे हैं, आपने भी उसी जगह पे बैठना है, जाके तालियां बजवानी, याद रखना। इज दैट पॉइंट अंडरस्टूड? ओके, आई थिंक हम इंटरव्यू वाला वो भी डिटेल में होएगा, वो हम उसको बाद में करते हैं। अब इसमें आप मेरे से एक सवाल पूछिए जो भी मैंने, अच्छा सबसे पहले आप, मैं जानता हूं आप में से 100% चलो 99% होंगे जो ऐसे ही बैठे हैं सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए कि बैजू साहब ने आपको भेजा लिंक, आप जुड़ गए। जब भी कभी ऐसी कोई भी डिस्कोर्स है, चाहे आप कोई पीडीएफ देखने बैठे हैं, मूवी देखने बैठे हैं, या कोई फिल्म देखने बैठे हैं, कोई लेक्चर देखने बैठे हैं, किसी का लेक्चर सुने, आपके हाथ में पैड और पेंसिल जरूर होना चाहिए। मैं आज सुबह हमास और इजराइल का एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, मैं भी पेपर प्रेजेंट कर रहा था और मेरे अलावा 3 स्पीकर और थे और मेरे हाथ में ये था, मेरे हाथ में वो था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी कहीं पे कोई जाता है आप लिख लीजिए उसके बाद उस चीज को अपने दिमाग पे लगाइए, यार इसने क्या बोला, क्या ये सही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैंने बोला वही आप सोचो ठीक है, नो। भाई सर ने हमें बताया है कि टाइम टेबल बनाओ, किस तरीके से नोट्स बनाओ, कहाँ कहाँ जाओ,
और कैसे कैसे मुश्किल को सॉल्व करो। यार ये चीज मुझे फिट बैठती है, मैं करता हूँ, नहीं फिट बैठती तो मत करो। अल्टीमेटली प्रोसेस जो है वो हर एक आदमी का यूनिक है। ये नहीं कि वो टॉपर था, उसने जो किया, जो बोला, हो सकता है वो उसके पेरेंट्स अमीर हैं, उन्होंने पूरा रूम दे रखा था, उन्होंने वो ट्यूशन भी जाता था, वो पढ़ने वाला भी था, उसकी कंडीशन डिफरेंट थी। आपके पेरेंट्स गरीब हैं, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते उतना कुछ, तो यू लर्न हाउ टू डू इट। वो रिसोर्सेज कहां से आएंगे? कहीं ना कहीं से जरूर आएंगे। वो रिसोर्सेज जरूर आएंगे। आप सभी अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो सर से पूछ लें, क्योंकि सर के पास समय भी नहीं है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में जो है इंटरव्यू का काम करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर को, तो वो बेटर तरीके से सर बताएंगे आगे, तो सर आगे भी जुड़ जाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन अगर है किन्हीं का तो सर से आप दीपक जी चलिए, गो अहेड। सर रिसोर्सेज सिलेक्टेड होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? जैसे अलग अलग मटेरियल के लिए जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, अगर किसी भी टॉपर का देखो तो उसमें वो ये बता देते हैं कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। तो रिसोर्सेज एक ही बुक को बार बार पढ़ना बेटर है हमारे लिए या अलग अलग बुक्स को बार बार पढ़ना बेटर है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये बीमारी हमारी आर्मी में भी है। जब मैं मेजर था, 10-12 साल की नौकरी थी, आजकल तो मेजर जल्दी बन जाते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का एग्जाम था, हम भी ऐसे ही करते थे, मटेरियल इकट्ठा करो एग्जाम की तैयारी से पहले, और तैयारी 1 साल पहले शुरू होती है, 2 साल पहले हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं। आप मानोगे मेरे पास 12 बॉक्सेस, बड़े बॉक्सेस भरे हुए मटेरियल, जहां से कोई पेपर मिला रख लिया कॉपी करके, कोई किताब मिली रख ली, कोई पैम्फलेट रख ली। अल्टीमेटली जब तैयारी करने गए तो मुझे भी किसी ने गाइड किया था। पहली बार मैं फेल हो गया था, जिंदगी में एक ही बार में फेल हुआ हूँ, और उसी वक्त हुआ था। मैंने कहा यार क्या पागल हूं मैं, वो 12 बक्सों को देख देख के मैं परेशान होता था कि मैं कैसे करूंगा। फिर ये जो मैंने आपको तरीका बताया, हेडिंग्स वाइज आपने जो नोट्स बनाने हैं या माइंड मैप्स बनाने हैं, ये भी मुझे किसी ने सिखाया। तो उसके बाद आप मानोगे नहीं, मैंने पूरा जो एग्जाम था, 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर मैंने 8 पैम्फलेट्स पढ़ के दिए, इतने इतने मोटे पैम्फलेट, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ली। इट वॉज ऑल कि आंसर जो करना है, एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी है, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन आंसर की कैसे होनी चाहिए, उसी प्रेजेंटेशन के हिसाब से मेरे नोट्स तैयार होने चाहिए। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब आपके पास पहले आप अपना बेसिक रिसोर्स एनसीईआरटी की किताबें, 9वीं 10वीं 11वीं की जो किताबें हैं वो उठाइए, हर उसी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की है या सिविक्स की हैं या जितने भी हैं वो उठा के, वो इतनी इतनी किताबें हैं, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, पहले उनको सब्जेक्ट वाइज बनाइए, यानी कि सब्जेक्ट वाइज चलिए। और जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने रखने हैं, वो आप फर्स्ट ईयर से ही तैयार करने शुरू करें, उस तरफ से उसके नोट्स बनाइए। और उसके अलावा जब आपने किसी टॉपर की कहानी सुनी, जाएंगे आप सुनने, आई एम श्योर, और जाना भी चाहिए। हो सकता है वो 10 बातें बताएं, उसमें 2 बातें आपके बड़े काम की हों, और सारी की सारी 10 ना लें आप, तो 2 ऐड कर लें। जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोई अच्छी चीज आती है तो इसमें ऐड कर लो अपना, वो आपका अपना सिस्टम बन जाएगा। तो उसको डिस्कार्ड भी मत करिए। परंतु अगर आपको लगता है कि यार ये चीज के जो देने वाले, ये फिलानी जो कई बंदों ने आजकल क्या गाइड बुक्स लिखी हैं, आईएएस गाइड बड़ी फेमस चल रही हैं, अगर वो गाइड में चीज एक्स्ट्रा मिल रही है जो मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो ले लो, मगर उसको देख के परेशान नहीं होना कि मैं कब खत्म करूंगा। ये याद रखना, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और 99.9% कॉज ऑफ फेलियर इज स्ट्रेस, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम में आता तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। और अगर ऐसे ही कोई आपने इकट्ठे कर लिए हैं, उनको साइड में रखो, जब लास्ट 1 महीना बचेगा एग्जामिनेशन के पहले, तब उनको खोलना, क्योंकि अभी आपकी तैयारी पूरी है। अभी कोई एक्स्ट्रा चीज ले रखी थी, अच्छा इसमें कोई एक्स्ट्रा 1 पॉइंट ले लिया तो ले लो, बट डू नॉट अलाउ इट टू गिव यू टेंशन कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों, कैसे करूंगा, वो ये सवाल मत आने दो। यानी कि जस्टिफाई मत करो कि मेरे पास इतना कुछ है, समय नहीं था, या मेरी मम्मी बीमार होगी, पापा बीमार हो गए, या मुझे कहीं जाना पड़ गया, मैं खुद बीमार हो गया, डजंट मैटर। हर एक चीज का हल है। अगर मैं बीमार हूं कोई बात नहीं, मुझे टेम्परेचर 100 टेम्परेचर है, किताब तो मैं पढ़ ही सकता हूं ना, चलो लिख नहीं सकता बैठ के, लेट के किताब तो पढ़ सकता हूं मैं, वो किताब को नॉवल की तरह पढ़ लो, जब ठीक हो जाओगे तो उसके नोट्स बना लेना।
मोस्टली चीज ये है कि जब फाइनल प्रेपरेशन के लिए जाते हैं, कोई भी सब जब आप फाइनल प्रेपरेशन के लिए पुराने वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप में से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आया, परंतु आपको ये याद है ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कौन सी रजिस्टर में कौन से पेज पे लिखा हुआ है, ये आपको पता है। आप उसको रेफर करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते। डज दैट साउंड ओके मृत्युंजय? दीपक, एक मिनट। हाँ जी प्रवेश जी, मैं जो सेशन में हूँ बताइए। कितने बजे जुड़ना है? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, बाद में 1 घंटे के बाद आते हैं। न्यूज चैनल वाले हैं। अच्छा एनीवे, तो ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैं तो सोच रहा था क्वेश्चन की फॉर्म में जाएगी, तब पूछते हैं आप लोग। यस सर। हाँ दीपक बोलिए। सर वन क्वेश्चन, चलिए जब स्टडी करते हैं तो बोल चलते पढ़ते आपकी आवाज कट रही है, इसका मतलब आपका नेट ठीक नहीं है। दीपक जी आपका नेट ठीक नहीं है, लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए आप। ओके चलो बाकी बोलो। ये क्या नाम है? सुरमन खुशी कन्वर लिख रही हैं सर। बोलिए बोलिए। एनी अदर क्वेश्चन? सर खुशी कन्वर ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज टेल मी दैट एन ऑनलाइन स्टडी बेस ऑफलाइन स्टूडेंट विच इज बेस्ट फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। वंडरफुल क्वेश्चन। ये एक मेरे दोस्त हैं मलूका IAS अकेडमी, मैं उनके सिस्टम से बहुत प्रभावित हूँ। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब उसको कैसे लाना है ये आपने सोचना है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करिए, दोनों ही सही हैं। और मलूका जी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने उनके साथ काफी स्टडी करी है बैठ के। हो सकता है मैं उनकी फ्रेंचाइजी भी लूंगा जम्मू में, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, देखिए कोई है कोई ऐसा कोचिंग वाला जो आपको गारंटी देता है? मोदी जी के अलावा कोई गारंटी देता है आपको इस दुनिया में? मलूका की जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो कहता है कि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, सुनिए दोबारा, कि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। वो जो संडे मैंने बोला था ना पेपर के लिए, वो उसका ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन, और उसका भी तरीका है। वो कहता है जो मैंने आपको पिछले साल 1-1.5 साल में पढ़ाया, ये भी 80-90 हज़ार रुपये, यानी कि शायद 1.5 लाख रुपए इसकी भी फीस है। सस्ता ये भी नहीं है। परंतु देखिए वो कहता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर 80% एग्जाम में नहीं आया, क्या 80% एग्जाम में नहीं आया, तो आपकी 100% फी रिफंड है। कोई देता है ये गारंटी आपको? कभी सुना है आपने ये? नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि अगर 80% एग्जाम में आया है, अगर आप तरीके में, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप पढ़ाई करो कि आपने जब आपका जो आंसर प्रेजेंटेशन है एग्जामिनर के सामने, अगर वो एग्जामिनर की हेल्प करता है, एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देता है, तो 80% अगर पढ़ाया है और आपको 80 आता है, आपको 20% बिल्कुल नहीं भी आता है, तो आप 80% में से 60% नंबर नहीं ले सकते। और अगर 60% नंबर लेने में आप कामयाब होते हैं, यू आर द टॉपर ऑफ द आईएएस। कन्विंस नॉट कन्विंस? लॉजिक सही है गलत है बताइए, बोलिए। सही है सर। टफ है, यही कहते हैं पेपर बहुत टफ है। तो व्हाट इज अ Yes, टफ sir. पेपर? नीरज, व्हाट इज अ टफ पेपर? नीरज, यस सर। व्हाट इज अ, बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हो, कहती पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत आसान था, पेपर बहुत मुश्किल था। तो ये मुश्किल पेपर की क्या डेफिनेशन, या आसान पेपर की क्या डेफिनेशन? सर मैं इस सर, वही क्वेश्चन सर, का आंसर जो- दे हाँ जी सुनील सिंह बोलिए। सर जो क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं, या फिर जिसकी तैयारी हमारी अच्छी होती है, वो क्वेश्चन पेपर हमारे लिए इजी होता है।
और जिसके लिए हमने तैयारी बेटर नहीं की होती है तो वो क्वेश्चन पेपर हमारे लिए टफ होता है। क्वेश्चन पेपर टफ या इजी नहीं होता है, डिपेंड होता है हमारी तैयारी के ऊपर कि हमने कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है। सुमी सिंह, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर आई एम फ्रॉम फतेहपुर, पर इस टाइम हम सर आर्य महिला में पढ़ रहे हैं, PHU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर फतेहपुर फ्रॉम यूपी। Okay, 2 years ahead, 3 years ahead, you will be DM Fatehpur district. सर DM प्लीज बनना चाहेंगी, SSB बनना चाहेंगी? सर आई वांट टू बिकम अ DM। Yeah, you will be. Because अगर आपको यही बात समझ में आ गई है कि आसान पेपर वो होता है जो आता है, जो नहीं आता है वो टफ होता है, दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग। अगर आपने जो क्लास में पढ़ा है वो 90% आपकी रिटेंशन होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आप रेपिटेशन कर रहे हैं, माइंड यू। पहले आप डिटेल्ड नोट्स बना रहे हैं किताब से, फिर आप दूसरा रजिस्टर बना रहे हैं हेडिंग्स का, फिर आप तीसरा बना रहे हैं माइंड मैप्स का, फिर चौथा आप रिवीजन कर रहे हैं हर संडे को। तो ये आप चीज भूल सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब सारी बात आ गई प्रेजेंटेशन की कि वो जो आपने नॉलेज तो आपके पास है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने ग्रेजुएशन में भी नंबर लिए हैं, ऐसे कोई बेकार थोड़ी है सड़क पे चलते हुए, तो नॉलेज तो है। Now question is of presentation of your answer so that examiner can digest it easier, उसको आसान लगे करने में। वो जो उसका जो दिमाग में एक खुंदक मची हुई है, क्या मेहनत कर रहा हूँ, इतना करना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े मारे हुए हैं, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, इतना लंबा लिख दिया, मेरे पास समय है पढ़ने के लिए। उसका भी वाइफ को पिक्चर दिखाने ले जाना है, उसका बच्चा भी कहता है मुझे पापा बाजार से घुमा के ले आओ, उसका भी मन करता है कि कहीं प्रेजेंटेशन अटेंड करे, उसकी भी कोई मीटिंग होती है, उसको इतना समय होता है आपका पेपर चेक करने का। तो अगर आप उसको एक प्रिसाइज तरीके से हेडिंग्स वाइज बना के बता देंगे, वो हेडिंग ही पढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ेगा, और आपको नंबर देके चले। चलिए, एनी या नीरज, क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे आप? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं था सर। तो जो कुछ मैंने बोला है वो या तो आपको सब समझ में आ गया है या बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया है। दो ही सिचुएशन में क्वेश्चन में सर समझ में आ गया है सर। ऐसा होता नहीं है वैसे जनरली, आपका माइंड चलना चाहिए। सर मैक्सिमम चीजें सर समझ में आ गई हैं सर। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सेशन हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि सर के पास समय अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो सर का एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, ये एक पिक्चर मैंने देखी है 3 दिन पहले, 12th फेल, वो पिक्चर भी जरूर देखिएगा, वो बहुत मोटिवेटिंग मूवी है। देखी है किसी ने? यस सर। वो बहुत मोटिवेटेड मूवी है, उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं फिगरेटिवली, उनको भी मान के चलिए। और ये जो मलूका जी की मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये वही कहानी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उस पिक्चर के जो हीरो थे वो शायद आज IG हैं लखनऊ में कहीं पे, या फिर किसी यूपी में है शायद IG, और उनकी वाइफ जो है वो IRS ऑफिसर है, यानी कि वो आपके एग्जाम में थोड़े लोअर मेरिट पे थी, इसलिए उनको IAS IPS FS नहीं मिला, IFS नहीं मिला, उनको IRS में। और ये मलूका जी जो है, ये भी इनकी कहानी ये है कि इन्होंने भी अपने पूरे चांसेस लिए हैं। शायद इनके पास शेड्यूल कास्ट या कोई सर्टिफिकेट था, इन्होंने अपने 33, 34, 35, 36, 37 हर साल में इनको अनलिमिटेड नंबर्स हैं, सारे ट्राई करे, और ट्राई करने के बाद इतनी पढ़ाई करी है इन्होंने बोला कि आप खुद तो पास नहीं हो सके, लोगों को पढ़ाने शुरू करो। और लोग इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि जब ये अपना रिजल्ट बताते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब मैं अपना रिजल्ट पब्लिश करता हूँ तो साथ में बच्चों के नंबर भी, रोल नंबर भी लगा देता हूँ, ताकि आपको कंफर्मेशन चाहिए तो चेक कर लीजिए। और ये कोई बड़े अमीर या कोई बड़े वो पैसे वाले नहीं है कि बड़ा सेटअप, इनके शायद आज भारत में 4 ही सेंटर हैं, और हो सकता है अगले 6-8 महीने में मैं जम्मू में भी इन्हीं का सेंटर खोलूंगा, क्योंकि इनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही वेल रिसर्च है। और जो पढ़ाने के मेथड्स हैं, जैसे मैंने भी ट्रेन द ट्रेनर्स के कई कोर्सेज किए हुए हैं, आर्मी में भी और सिविल में भी, वो सब मॉडर्न मेथड्स को इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के एक मॉडल तैयार किया है, जो जिनसे अगर हम फ्रेंचाइजी लेंगे तो ये आप हमें दें। फिर भी मैं ये कहूंगा, मैं आपको एडवोकेट नहीं कर रहा कि आप जाके कल मलूका IAS की एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं आपको बोलूंगा पहले आप अपना बेसिस तैयार करिए, पहले अपनी जड़ों को सींचिए, जब जड़ें सिंच जाएं फिर आप टहनियों पे आप अपने
कोई एक आम लगा लिया है, कोई और चीज लगा ली है, वो आप बाद में करते चलिए। और आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपका तना मजबूत हो गया है। तो मैंने बोला आपने जो बाइबल बनानी है, नोट्स की, हेडिंग्स की, माइंड मैप्स की, जब ये तैयार हो गई है और साथ साथ में आप रेगुलरली जो उनके क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने वाले, उनको सॉल्व करते चल रहे हैं, उनको भी नोट्स की शेप में डाल रहे हैं। टीवी पे भी जो करंट अफेयर्स, जो करंट कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जैसी मैगजीन्स हैं या टीवी यूट्यूब के वीडियोस हैं, इन सब के नोट्स बन रहे हैं। जब ये सारी जड़ें और तने तैयार हो जाएं, तब आप बोलिए अब मुझे अपनी ब्रांच पे कोई एक्स्ट्रा चीज रखनी है तो ले लीजिए। और पहले आपकी रूट्स है ना, आपका तना, ट्रंक, जब वो रेडी है, then there is no issue at all. I can assure you will be top. You will get the side stream. Yes, free for me. Sir, I have a question. Yes, please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बुक रीडिंग करते हैं सर, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दीजिए कि हम लोग जब बुक रीडिंग करते हैं तो या तो हम लोग उसको बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ते चले जाते हैं, कुछ ही चीजें हमारे माइंड पे आ पाती हैं, कुछ चीजें नहीं आ पाती हैं। उसके बाद हमको बहुत ज्यादा फोकस के साथ भी पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ते जाते जब बुक खत्म हो जाती है फिर से पढ़ते, तो कुछ चीजें होती लेकिन मतलब पूरी नहीं हम पढ़ पाते। हमको बहुत ज्यादा चीजें जितना हम गेन करना चाहते हैं अपने माइंड में उतना नहीं कर पाते। तो बुक रीडिंग करने का एक प्रोसेस क्या होता है जो अच्छे से हमको बुक पढ़ने के बाद जिसके बारे में अच्छे से समझ सके, सर उसका एक प्रोसेस बता दीजिए प्लीज। वेरी गुड, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये मेरे से छूट गया बीच में। चाहे आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी की किताबें लाएंगे, आप पढ़ेंगे उनको, या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ेंगे, या पीडीएफ पढ़ेंगे, या मेरे जैसे किसी के भाषण सुनेंगे। मैंने आपको बोला आपके हाथ में पेपर और पेन हमेशा होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि अगर बाजार भी कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ आपको नजर आती है, कोई सुनने में नजर आती है, या कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहा है, उसमें पॉइंट है, आप वही लिख लीजिए। अगर आप अपने नोट्स कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, स्टाइलस है, या उनको टाइप कर सकते हैं, या इवन वॉइस से ले सकते हैं, तो लीजिए। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आपने मान लो आपने किताब पढ़ी है या पीडीएफ पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है, तो आप माइंड में बनाइए कि अभी इस पेज के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट है। उस पेज में जो किताब, मैंने बोला ना, किताब लिखने में और ये हेडिंग वाइज लिखने में फ़र्क है। किताब लिखने में हेडिंग बहुत कम होती हैं, यहाँ पे हर पॉइंट की आपने हेडिंग लिखनी है। उस पेज के ऊपर 3 या 4 पॉइंट्स होंगे, आपने उनकी जो व्याख्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो उसमें लिखी हुई है, पर आप यहाँ पे अपने वो 4 पॉइंट ही नोट करिए। फिर अगले पेज पे जाइए, फिर 4 पॉइंट नोट करिए। इस तरह से अगर आपकी किताब आपने 10 दिन या 15 दिन में पढ़नी थी, हो सकता है 25 दिन लग जाएं, परंतु वो सारे के सारे किताब का जो पॉइंट्स आपने हाथ में 1 या 2 बार लिख चुके हैं आप, तो उससे क्या होगा कि आप दोबारा जब उसको देखने जाएंगे तो आपको पता लगेगा तो पता है मेरे को सारा। अब जो पॉइंट्स लिखे हैं, हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन भूल जाए, तो आप फिर दोबारा सेकंड रीडिंग में उन्हीं पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन पढ़िए। सेम इज ट्रू विद योर नोट्स ऑल्सो। नोट्स भी जो हमने बनाए हैं, जब मैं हेडिंग्स को रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे कोई हेडिंग की एक्सप्लेनेशन भूल गई है, तो आई रेफर बैक टू माई नोट्स। और अगर नोट्स में भी पता नहीं लग रहा, आई रेफर बैक टू द बुक। तो एक चेन बनानी है आपने, यानी कि जब एक पेज पढ़ना है तो उस पेज को आपने उसी वक्त फॉर्मलाइज कर लेना, अपने पास एक प्रत्यक्ष रूप में आपने लिख के रख लेना है जो चीज पढ़ी है और लिखी है। और यह हो सकता है उसके बाद मान लो आपके साथ कोई 2 या 3 बच्चे हैं, आपस में मिलकर स्टडी करते हैं, तो अपना सब्जेक्ट बांट लो कि तू इसकी तैयारी कर, तू इसकी कर, मैं इसकी करता हूँ। और उसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट दोनों को पढ़ाऊंगा, आप अपना सब्जेक्ट हम दोनों को पढ़ाना। इस तरीके से आपने पढ़ा, आपने लिखा, आपने बोला। क्वेश्चन डजंट अराइज कि आपको वो पॉइंट भूल जाए, क्वेश्चन डजंट अराइज। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे की आपने एग्जामिनर के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी लेकर क्वेश्चन डजंट अराइज के वो आपको मार्क्स मिले। सुमी क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। इसको ट्राई करें, ये एक दिन में नहीं आती, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। अगर आपने मेन जो पर्पस है उसको आप भूल गए, छोड़ना नहीं है आपने इसको। ट्राई 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 अगेन। मैं 1.5 साल का समय मांग रहा हूं, पहले आपने 8-9 महीने यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर मान लो कोई चीजें मिलती हैं, उनको आप लग के अलग रख लो, अपनी आंखों के सामने नहीं रखनी। अपने मैप्स जो हैं, माइंड मैप्स हैं, या उसके जो ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल ट्री टाइप चीजें हैं, पॉइंट्स हैं,
वो चार्ट्स के ऊपर लिखो, दीवारों पे चटका लो, डिफरेंट कलर्स में बनाओ। नोट्स भी बनाते हैं तो 3 या 4 कलर्स यूज करो। अगर नेक्स्ट टाइम बोलोगे मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा बना के। उस तरीके से क्या है, वो चीज आई में भी आएगी और आपको याद भी रहेगी। Any other question? Yes sir, one more question please. Okay, go ahead. सर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त वर्ड पावर हमारे क्वेश्चन के आंसर को मतलब इफेक्टिव बनाते हैं सर। तो सर ये वर्ड पावर हम कैसे इम्प्रूव करें अपने? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, मैंने पहले ही मुंडी हटा दी। There's nothing called वर्ड पावर। आपने जो आंसर लिखना है वो सिंपलेस्ट इंग्लिश में लिखना है, सिंपलेस्ट इंग्लिश या सिंपलेस्ट हिंदी। जो भी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हैं, इट हैज टू बी सिंपलेस्ट लैंग्वेज। हमें वर्ड पार्ट चाहिए ही नहीं। आप जो एग्जामिनर को समझ, जब आप डीएम बन जाएंगे, किताबें लिखनी शुरू करेंगे, तब आप थेसॉरस रखिए अपने पास। थेसॉरस समझती हैं आप? नो सर, प्लीज समझा दीजिए। जब हम बचपन में जब क्लास स्कूल में पढ़ते थे, ऑफकोर्स मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो हमारी इंग्लिश की मैडम हमें कहती थी रेन एंड मार्टिन की किताब रखो जेब में, डिक्शनरी रखो जेब में, और थेसॉरस। रेन एंड मार्टिन आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाती थी, जो डिक्शनरी आपको वर्ड का कोई नया वर्ड देखा उसका मीनिंग पता करना है, और थेसॉरस है उस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये चीजें आपको नेट पे भी अवेलेबल है, ऐप्स हैं बनी हुई, आप उनको यूज कर सकते हैं। पर इस एग्जामिनेशन के लिए आपने सिर्फ करेक्ट इंग्लिश लिखनी है, रेन एंड मार्टिन, एंड दैट्स इट। सिंपलेस्ट वर्ड्स। हो सकता है आपके एग्जामिनर को वो आपका बढ़िया वर्ड समझ में ना आए, या आपकी फ्लॉरी लैंग्वेज जो आप बड़ा लिटरेचर में लिखते थे वो उसको समझ में ना आए, रास ना आए, पढ़ने में मुश्किल लगेगी ना। उसको सिंपल लैंग्वेज दीजिए। उसने सवाल पूछा है तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। हाँ, अगर इंग्लिश लिटरेचर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, वहां पे यूज करिए, ना कि यहाँ पे। बट मुझे नहीं लगता इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शन सब्जेक्ट में है क्या? है सर। राजू जी? यस सर है। एक लिटरेचर तो है। वहाँ आप सारी लैंग्वेज यूज करिए, और वहां के लिए अपने पास डिक्शनरी और थेसॉरस हमेशा हाथ में रखिए, यानी कि दैट शुड बिकम योर बाइबल। एंड अ पैड टू नोट डाउन द पॉइंट्स, एक रजिस्टर टू नोट डाउन द पॉइंट्स, या मोबाइल के अंदर आपका अगर लिखने के लिए कुछ नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पास रिकॉर्डिंग ऐप है। जो पॉइंट्स आपको लगता है 3-4 हैं, तो रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में उनको आगे घर आके लिख लीजिए। या सुमी सिंह, नेक्स्ट गो अहेड, एनीथिंग एल्स? यस सर, थैंक यू समझ सर। में आ गई आपको बात? यस सर, आ गई। और एनीबडी है? मृत्युंजय, आप बोलिए। सर मैं सब्जेक्ट से हट के बात कर रहा हूँ, वही उनके बारे में जानना चाहता था जो। बोलिए। आप जो बताए थे ना, मृत्युंजय जी, आप क्वेश्चन अभी अगर है आपके पास यूपीएससी से संबंधित जो तैयारी है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप सर से जरूर पूछें, ठीक है? बोलिए। सुनाराम, कुछ बोलना चाहते हैं आप? सुनाराम राजभर जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ बताइए दीपक। बोलिए। सर जैसे जो कॉपी चेकर जो होते हैं उसमें हमारी मिस्टेक भी चेक होते हैं, मान के चलिए हिंदी में थोड़ी बहुत मात्राओं की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी चेक करते हैं क्यों? क्या चेक करते हैं? कॉपी चेक करते हैं? तो सर उनका कहना है कि दीपक लोढ़ा का कि सर हम लोग जब लिखते हैं कोई क्वेश्चंस तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, तो क्या हम गलतियां भी चेक करते हैं, ये पूछ रहे हैं। देखिए, गलतियां जब हो जाती हैं वैसे होनी नहीं चाहिए। मैंने इसलिए बोला है कि जब आपके पास 9 मिनट का समय है, एक सवाल लिखना है आपने 200 वर्ड्स का, तो 9 मिनट्स में आपने 1 मिनट का समय रखना है अपने दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई है, इस टेक्निक को आप परफेक्ट करिए। और उसके बाद मैंने बोला हर एक आंसर का एक कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें छोटी सी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके अंदर एम होना चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए, और कंक्लूजन होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं और हेडिंग्स को लिख सकते हैं। तो अगर जैसे आप कोई काटते हैं तो वो एक गंध मच जाता है, वो एग्जामिनर की आंखों को अच्छा नहीं लगता।
आप खुद करके देखिए, लिखिए, काटिए पीटिए, गंदी हैंडराइटिंग लिखिए और खुद पढ़िए और देखिए आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना। और वही अगर अच्छे वर्ड्स में लिखा है तो आप बड़ा पढ़ने में आपको मजा आएगा। और इसके लिए अगर आपको कैलीग्राफिक बुक्स की जरूरत है तो वो भी यूज करें। या नेक्स्ट इज अंजलि पटेल। या प्लीज गो अहेड। सर गुड इवनिंग, आई हैव अ क्वेश्चन दैट सर मैं बीए फर्स्ट ईयर की हूँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि क्या करंट अफेयर की तैयारी अभी से ही करना चाहिए या फिर जब यूपीएससी का मेन एग्जाम देना हो उसके 6 मंथ या 1 ईयर पहले? देखिए मैंने आपको ये बोला, करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी लाइफ लॉन्ग तैयारी है। अगर आप 6ठी क्लास में है, 7वीं क्लास में है, करंट अफेयर्स आज से ही करिए। जब आप 3rd 4th में पढ़ते थे तो आप रट्टे लगाते थे ना, कोई जनरल नॉलेज की कुंजी लेती है बाजार से, कौन सी एब्रीवेशन क्या है, कौन से देश की राजधानी क्या है, कौन से देश का लैंग्वेज क्या है, इस चीजें आती थी ना आपको, ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्या क्या हैं। तो ये तैयारी हर एक सिटीजन की तैयारी होनी चाहिए जो पढ़ाई कर रहा है। करंट अफेयर्स अगर आप आज से तैयारी करनी शुरू करेंगे, आज के सारे इवेंट्स आपको पता होंगे, तो 4 साल के बाद जब आप एक्चुअली एग्जाम देने जाएंगी तब आपको इस इवेंट की सारी बैकग्राउंड मालूम होगी। यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर ए रिटन एज वेल एज ओरल क्वेश्चन। आपको जब पूछा जाएगा इलेक्शन के बारे में क्या होता है तो आप मोदी जी की सारी कहानी सुना देंगे कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट मैन तक लोगों को क्या क्या पहुंचाया, हाउ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट के जो प्लान्स थे वो लास्ट आदमी तक कैसे पहुंचे। अगर आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर बेटर। एंड अभी आप ये फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपको पता है कि मैंने फलाने साल में जो ग्रेजुएशन के 1 साल छोड़ देना, उसमें उसके बाद में जो भी एग्जाम आना है अपेयर करना है, उसकी तैयारी आज ही करनी है। करंट अफेयर्स की आज से ही करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने वहां रखने हैं वो आपके बीए में जो आपने यहाँ पे चूज किए हैं वही सब्जेक्ट वहां रखिए ताकि इनकी तैयारी वहीं हो। इनके नोट्स बनने आज ही शुरू करिए। उस तरीके से नहीं कहते मैंने बोला, जब 1 साल बच जाएगा पीछे, देन यू पुट इन हार्ड वर्क द वे आई हैव टोल्ड यू। सर तो क्या करंट अफेयर का नोट्स भी बनाना होगा? हर चीज का नोट बनाना है। और ये करंट अफेयर की बाइबल हो सकता है। कल आप आईएएस ऑफिसर ना भी बने, कुछ और बने, या बिजनेस शुरू करें, एंटरप्रेन्योर बने, और इसकी आप किताब लिख सकते हैं। इजराइल हमस में रोज क्या हो रहा है, अगर इसका पूरा लेखा जोखा आपके पास होगा तो ये 4 साल बाद आप इसकी किताब लिखेंगे। या किसी, अगर आप मान लो कि टीचर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं, आपको कोई लेक्चर के लिए बुला सकता है, तो ये एक किस्म की लर्निंग है जो आपके लिए बहुत ही फायदा है। यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल दिस थिंग इन अ बेटर वे। यू नो द प्लेसेस, यू नो द हिस्ट्री, और आपने समझा है कि कैसे दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या कारण है। भारत में तो नहीं, वैसे जो हमास वहां कर रही है, यहाँ तो नहीं एलईटी शुरू करेगा। ये कैसे सोचोगे जब तक आपने उसकी हमास की हिस्ट्री नहीं पता की। आप डीएम है किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो आप कैसे सोचोगे मैं कैसे टेररिज्म को कंट्रोल करना है। मैंने आपको पता है हमास ने क्या किया था, यहाँ भी क्या करेंगे। तो यू विल बी एबल टू टेक बेटर रैशनल डिसीजंस। तो इसलिए करंट अफेयर्स ऑल ऑफ यू शुड स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। अगर नहीं किया है तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जैसी मैगजीन्स, न्यूज चैनल, वियॉन का, प्लस डिस्कशंस ऑन न्यूज एक्स या इवन डीडी इंडिया संडे को जिस दिन भी ढूंढ के, कनेक्टिंग द डॉट्स जैसे प्रोग्राम, इंडियन डिप्लोमेसी जैसे प्रोग्राम, ऑल दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर योर लाइफ। ये दुनिया की पढ़ाई है, ये आईएएस की तैयारी नहीं है, ये लाइफ की तैयारी है। व्हेन यू विल बी अ बेटर सिटीजन। या व्हाटएवर अंजलि पटेल अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। ओके, शिल्पा कुमारी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? शिल्पा क्वेश्चन। शिल्पा कुमारी कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर, नमस्ते। जी बताइए। सर जैसे ना हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सर ने कहा कि इंग्लिश मीडियम में जो न्यूज़पेपर है वो तो रिओन की है, अगर हमें हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो उसके लिए कौन सा न्यूज़पेपर सही रहेगा सर? देखिए न्यूज़पेपर जब मैंने तैयारी करी थी ना तो मेरे यहाँ पे बात होती थी इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू की। हिंदू के एडिटोरियल लिखते थे एन राम थे, वो अभी आजकल पता नहीं एंटी बीजेपी हैं या क्या प्रॉब्लम है, उनका भी कुछ बैठा हुआ है। बट द बेस्ट थिंग इज आप अपना न्यूज़पेपर खुद डिसाइड करिए, देखिए कहाँ पे आपको नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स मिल रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से आपको मतलब के हैं, आप पुराने पेपर्स देख लीजिए आईएएस के, उनके बारे में पढ़ लीजिए, वो आपको बता देंगे क्या क्या कास्ट सिस्टम की बात होती है, इस किस्म के लोकल इश्यूज हैं या नेशनल इश्यूज हैं, यहाँ पे यूसीसी क्या है, सीए क्या है, फिर 370 का मुद्दा क्या है, या
वन रैंक वन पेंशन क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इस किस्म के नेशनल इश्यूज हैं। फिर इंटरनेशनल इश्यूज होंगे कि साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या है, अपना वेस्ट एशिया में क्या है, ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में। फिर कौन कौन सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हम आपको चाहिए, वहाँ पे जो भी कहते हैं अमेंडमेंट्स चाहिए, यहाँ आपके भी क्या कमर्शियल जो ब्लॉक्स हैं आपके वो क्या है, G20 क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, ऑकस क्या है, क्वाड क्या है, तो मिलिट्री की क्या संधियां हैं, इकोनॉमिक संधियां क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या है, तो ये सब चीजें आपको मोस्टली मिलती हैं इंग्लिश पेपर्स में। हिंदी वालों में नेशनल मिल जाएंगी। आप 2-4 न्यूज़पेपर 1-2 महीने लगाइए, फिर देखिए विच वन गिव्स द बेस्ट डिविडेंड, उनके साथ चलिए। ठीक है सर, एक और पॉइंट था, जैसे सर क्वेश्चन था कि जैसे हम जब आप कह रहे हैं कि हेडिंग में जो हमने पेपर अटेम्प्ट करना है ऐसे वाला, तो उसमें हमने हेडिंग को ज्यादा ध्यान पे रखना है। तो सर हम कई बार ऐसा होता है कि हेडिंग ही हमारा 15 से 16 हो जाते हैं और वही ज्यादा ही हो जाते हैं जो वर्डिंग है। तो सर एक्सप्लेनेशन जब हम उसे करते हैं तो वो वर्डिंग कम पढ़ने रहते हैं, सर टाइम लिमिटेड है। अब जो हम अभी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर देते हैं तो हमें कहा था कि पेपर लेंथी करो, जितना लेंथी करोगे उतना ही नंबर ज्यादा आएंगे, हमें यही बताया। किसने बोला ये मुझे बताइए? कौन बोला है आपको, किसने बोला? हम लोग जो पढ़ाते हैं बताइए। टीचर्स होते हैं वो कहते हैं, हम जैसे सर मतलब 10th या +2 में थे तो हमें कहा था कि एक क्वेश्चन करना है, वो 1 पेज का होना चाहिए अगर 5 नंबर का है। जैसे हम BA में गए तो हमें कहा गया कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने कम से कम 4 पेज तो भरने ही भरने हैं। अच्छा मेरी बात सुनो शिल्पा, ज्यादा टाइम नहीं पकड़ेंगे। ये आपको किस टीचर ने नहीं बताया होगा, ये आपके पीयर्स ने बताया होगा, स्टूडेंट्स ने। नहीं सर, कहते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इतने पेपर भरने हैं, 1-2 पेज में तो इतने नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि जब हम MSc वगैरह भी देते हैं तो ऐसे ही कहा जाता है। मेरी बात सुनिए, 2 चीजें हैं इसमें। पहले तो मैं अगर उन्होंने आपको बोला कि पेज भरने हैं तो ये गलत बोला है, और हो सकता है आपको जब उन्होंने बोला पेज भरने हैं उनकी मंशा ये रही हो कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को डालें वहां, शायद इसलिए आपको बोला होगा कि आप इन्फॉर्मेशन कम ना करें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी आप इन्फॉर्मेशन, मैं भी आपको कम के लिए नहीं बोल रहा, परंतु मैं बोल रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके भरिए। ऑर्गेनाइज मतलब उस चीज को इस तरीके से चला के भरिए कि वो जो पढ़ने वाला है उसको मेहनत ना करनी पड़े। तो आपने जो हेडिंग्स बनाई हैं वो हेडिंग 2 या 3 या 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है, और वो हेडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आगे क्या आने वाला समझाए बताएगा। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आर्टिकल 370 बैड पॉइंट्स। बैड पॉइंट्स मतलब पहला बैड पॉइंट था कि जम्मू कश्मीर के लोग समझते थे कि वो भारत के अंदर एक दूसरा स्टेट विद इन स्टेट है, तो आपने हेडिंग लिखना है स्टेट विद इन स्टेट, बाकी एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइनों में नीचे आनी है। अब एग्जामिनर अगर चूंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो जब वो लिखेगा कि पहला बैड पॉइंट स्टेट विद इन स्टेट है, ही विल स्ट्रेट अवे अंडरस्टैंड क्या लिखा है, वो बाकी नहीं पढ़ेगा, 90% नहीं पढ़ेगा। 10% हो सकता है कि आपने हेडिंग अच्छा नहीं बनाया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग नहीं बनाया है, तो वो फिर पढ़ना चाहेगा कि मतलब क्या है इसका, समझ गए। अब यहाँ पे आपकी जो तैयारी है, अगर आज आप फर्स्ट ईयर में है, जब मैंने बोला पहले अंजलि ने बोला मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आपने आज से ही इस चीज इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 1 साल का टाइम आपके पास है तैयारी का, तो 5-6 महीने में आपके पास वो एक्सपर्टीज आ जाएगी कि आपको हेडिंग्स बनाने आ जाएंगे, और फिर वो हेडिंग्स जो होंगे वो आपके एग्जामिनर करेंगे। तो वो 3 पेज का कोई आंसर है, जो कंटेंट है वो सारा का सारा एक ही पेज में आ जाएगा और उतने ही समय में आएगा। 8 मिनट का जो समय आपके पास है, 8 मिनट में आप 3 पेज नहीं लिख सकते, समझे मेरी बात। और जिसने नंबर देने हैं उसने वो 3 पेज पढ़ने हैं, तो वो पढ़ता नहीं है, वो देखता अच्छा लिखा है तो शायद आपको 6 नंबर 7 नंबर देके छोड़ देता हो। तो अगर आपने 1 पेज लिखा है तो उसने तब भी नहीं पढ़ा तो आपको 3 नंबर दे दिए, ये जो आपको बताया है। परंतु अगर हेडिंग्स के साथ आपने लिखा होगा, एक ही पेज में जब वो देखेगा उसको लगेगा सब पॉइंट्स कवर हो गए, जो 3 पेज में कवर होने थे या 1.5 पेज में कवर हो गए हैं, तो वो हेडिंग पढ़ के ही आपको छोड़ दे। पहला क्वेश्चन शायद पढ़ेगा, उसके बाद जो बाकी के आपके 20 क्वेश्चन हैं वो हेडिंग देख के टिक करता चला जाए, उसका पेपर क्लियर हो। समझ आई बात शिल्पा? जी सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, अब सर के पास समय भी कम है तो समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो अब यहीं हम लोग, अगर सर आप कहें तो अगर दिक्कत ना हो तो फिर हम लोग
आज की क्लास फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट डे कभी रखते हैं तो इंटरव्यू की आप थोड़ा देख लेंगे सर। तो इंटरव्यू के लिए गाइड भाई बात याद रखनी है कि अपने आसपास के मकड़ी के जाले जो हैं उनको निकालना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने 10th में एग्जाम दिया है, 12th में दिया है, ग्रेजुएशन में दिया है, तो यू नो व्हाट एग्जामिनेशन इज। ये भी वही एग्जाम है, ओनली है इसमें आपने जो अफवाहें नहीं सुननी है, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं सुनने हैं, अपनी जो सेल्फ एफर्मेशन है वो तैयार रखनी है, अपना प्लान बनाना है और टाइम प्लान बनाना है, स्टडी प्लान बनाना है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, आप अपनी तरीके से आप इसको यूज करिए, बनाइए और परफेक्ट करिए एंड गो हेड विद इट। और कोई भी मुश्किल आए उसको लिए आपने कोई ना कोई उसका तोड़ ढूंढ लेना है और छोड़ना नहीं है। बस अगर ये 2-3 क्वालिटीज आप रखेंगे तो डेफिनेटली। और नेक्स्ट टाइम आई टेल यू 4, 5, 6 स्टेजेस ऑफ इंटरव्यूज। घर जाने से पहले क्या तैयारी करनी है, वहां जाकर क्या करना है और इंटरव्यू के अंदर क्या करना है, ये सब चीजें, ड्रेस क्या होनी है, बैठना कैसे है, आंसरिंग टेक्निक क्या है, लिसनिंग टेक्निक क्या है, आई जो एक्सरसाइज है वो क्या है, आई एक्विटी क्या है, ये सब चीजें, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊँ। थैंक यू सर। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री IAS एकेडमी जहाँ तक लोगों को इशू होती है, तो कई संस्थान है जैसे उसमें बहुत बड़े बड़े फी लगते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने हिस्ट्री IAS एकेडमी इसीलिए पूरा इस्टेब्लिश किया है कि पूरी तरह इसके लिए मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते वो आके पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई फीस नहीं हम लोग लेते हैं, डायरेक्टली UPSC के प्रीलिम्स और मेंस GS के क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो जिनके पास बहुत एकदम नॉमिनल कुछ है नहीं, उनके लिए हम लोग जितना बेटर से बेटर हो सकता है देने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमन सर थे, जो कि देश सेवा में तो लगे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने सर को इनवाइट किया। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब सर का इंटरव्यू का लेक्चर हो तो इंटरव्यू की लेक्चर्स को भी आप ज़रूर अटेंड करें, ताकि सर खुद भी जाते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। तो हमें लगता है कि कहीं भी आप पर्सनालिटी, और वैसे भी आर्मी चूँकि सर उसमें रह चुके हैं, तो आर्मी तो वैसे भी जानी जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो और अनुशासन के लिए तो अपने आप में एक कहा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं सर का अनुभव भी लॉन्ग रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर जुड़े, और ज़्यादा समय न लेते हुए ब्रिगेडियर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हिस्ट्री IAS एकेडमी की ओर से सर आप आए और आपने स्वीकार किया, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी सर आमंत्रित हैं आप। इसी के साथ साथ जो भी का लिंक जरूर भेजिएगा, मैं खुद भी इसको देखना चाहूँगा। हाँ ठीक है सर। और वैसे अगर उसमें कुछ और चीज़ें छूट गई हैं तो नेक्स्ट टाइम वो भी ऐड कर। हाँ ठीक है सर, ज़रूर सर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोग को भी, श्रोता स्टूडेंट्स को भी जो भी जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम में जुड़ा। ठीक है, अब कोई आपको सवाल अगर है, अब सर तो क्विट कर चुके हैं, तो अगर कोई सवाल हो आप लोग को तो पूछ सकते हैं। हिस्ट्री IAS एकेडमी चूँकि आप लोग के ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसीलिए संकल्प लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए नहीं दे सकते, आप आइए और पढ़िए। हम तो यही कहते हैं कि आइए और पढ़िए, रेगुलर आप क्लास करिए। रेगुलर आप क्लास करेंगे तो फिर आपके लिए ही कठिनाइयाँ दूर होगी। जो सर ने आज बताया, इसके पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आए थे विपिन कुमार, उन्होंने भी करंट को लेकर के बताया था ये बात को कि जब भी आप करंट पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें, जैसे आपको कुछ चीज़ें करंट में मिली तो उसको आप उसी समय नोट डाउन कर लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए। आज वही ब्रिगेडियर सर भी वही बात को बोल रहे हैं कि जब भी करंट आप पढ़ते हो, तो करंट पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको आप जहाँ पे पढ़ रहे हो आपको मिल रहा है तो उसको आप नोट डाउन करिए। क्योंकि आज की जो आप क्वेश्चंस देखेंगे UPSC का, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो करेंट्स उसका रहता है कि करंट देखता है, उसके बाद उसको बैकग्राउंड देखता है, तो करंट से ज़्यादा है। तो करंट की जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे। करंट एक मेजर सेक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लास में जो आपने अभी सर से भी पूछा तो सर ने भी लगातार जवाब दिया। तो अब मैं यही चाहूँगा कि आप लोग को अगर हिस्ट्री IAS एकेडमी से संबंधित कोई कोर्सेज के बारे में अगर कुछ पूछना हो या कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे साथ हमारे हिस्ट्री IAS एकेडमी के डॉक्टर संतोष कुमार सर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, साथ में शायद मैम, अगर इंग्लिश की मैम शिल्पा मैम हो,
सपना मेहरा मैम, तो शायद वो भी जुड़ी होंगी, और भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी कुछ जुड़े हुए हैं, बाकी तो स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स जो भी हैं, अगर आपकी क्वेरी कुछ है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आज के सेशन को फिनिश करेंगे। फिर कल से आपकी जो क्लासेस चलती है 6 से 8:30 पौने 9 तक जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है वो चलेगी ही। कल आपकी मंडे से जो शुरू होने वाली एक इन्वायरमेंट की भी क्लास शुरू होने वाली है, तो वो भी आपकी क्लास सुबह में ही हो सकता है कि चले। तो आज आपको सुबह तक जो है आज ही आपको मैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं भी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो क्लास तो ज्वाइन क्या करना करना चाहती हैं तो कुछ नहीं करना है, बस आपको हिस्ट्री IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। हिस्ट्री IAS एकेडमी की ऐप आपको आप गूगल प्ले स्टोर पे लिखेंगे स्मॉल में हिस्ट्री IAS एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। भारत का मैप बना हुआ होगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वो क्रोम पे आप लिखेंगे हिस्ट्री IAS एकेडमी, तो क्रोम पे ही फर्स्ट में जो है वो आ जाएगा। historyisacademy.com भी इसकी वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको UPSC के प्रीलिम्स और मेंस GS की पूरी क्लासेस 12 महीने तक जो है वो सारी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री अवेलेबल है। ओनली 11 रुपीज़ में आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आप उसकी स्टडी पूरी कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट सेशन में जो है वो ब्रिगेडियर सर का तो इंटरव्यू का जो है, इंटरव्यू चूँकि आप लोग को लगता है कि इंटरव्यू बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन कई बार इंटरव्यू जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब आप स्टडी करते हैं तो उसी समय से आपके स्टडी वो PD की भी जो PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं वो भी शुरू हो जाती है। तो सर स्टेज बाय स्टेज आपको बताएंगे, और चूँकि US के किसी इंस्टीट्यूट के वो कोच भी हैं, तो बहुत सारी मेंटालिटी के स्तर पे भी वो बहुत चीज़ें आपको बताएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर से जुड़े, तो आप लोग के लिए लाभ होगा। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है आप लोग को जितना से जितना दे सको। हिस्ट्री IAS एकेडमी इसी के लिए है कि जितना हो सकता है हम लोग कर सकते हैं आप लोग के लिए। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े और क्लास करें और सुने। अगर आप करेंगे तो आपको अगर बाहर कहीं नहीं मिल रहा है, तो अगर कहीं इस जगह पे हिस्ट्री IAS एकेडमी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसका पूरा लाभ उठाएं, ठीक है? और कोई भी इशू आए तो हम लोग हैं आपके साथ, हमेशा हैं आप लोग के साथ, ठीक है? तो आप इसी के साथ सेशन हम लोग समाप्त करें या कुछ पूछना है आप लोग को? नहीं पूछ रहा, ठीक है? तो आज हम लोग आज का सेशन काफ़ी लंबा चल गया, 2 घंटा लगभग हो ही चुका है। तो अब हम लोग सेशन समाप्त करते हैं, और कल से क्लास करनी हो तो आप लोग क्लास कर सकते हैं, सुबह से भी और शाम में भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? हिस्ट्री इन्वायरमेंट की क्लास सुबह लगेगी? हाँ, इन्वायरमेंट की क्लास सुबह हो सकती है। अभी 1-2 घंटा में आपको क्लियर हो जाएगा, 1-2 घंटा में आपको मैसेज चला जाएगा, सुबह या शाम का जो भी होगा वो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? 1-2 घंटे के अंदर, ठीक है? और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जुड़ा और उसके लिए और धैर्यपूर्वक आपने सुना, और हिस्ट्री IAS एकेडमी के बहुत सारे मेंबर्स जो जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को भी धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग सेशन समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।